आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों सज्जनों, मार्च 2023 की विजन की मैगजीन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वीडियोस टोटल 4 पार्ट्स में आएंगी। अभी राइट नाउ जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और आईआर के 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इकोनॉमी, सिक्योरिटी उस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। हमारे पास पहला सेक्शन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इसमें हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग द न्यूज़ इन शॉर्ट। पहला हमारा 7 शेड्यूल को लेकर है, देन इलेक्टोरल फंडिंग, थर्ड पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, देन जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ऑफिस ऑफ लोकपाल, रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़, एनिमी प्रॉपर्टीज एंड न्यूज़ इन शॉर्ट। तो टॉपिक सारे इजी हैं एंड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, दोनों में ही, मेंस में एंड प्रीलिम्स में, हर जगह पर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है 7 शेड्यूल के बारे में। तो ये टॉपिक हम लोग जानेंगे 7 शेड्यूल क्या है, हमारे पास कितने शेड्यूल्स होते हैं। 12 शेड्यूल्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखो, अगर आप लोग की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रख ली होगी कि हाँ हमारे पास 12 शेड्यूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन पॉलिटी आपने एटलीस्ट 1-2 चैप्टर तो पढ़े ही होंगे, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, तो रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था EAC-PM ने। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड EAC-PM क्या होता है, 7 शेड्यूल का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये एग्जाम में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 1-2 पॉइंट इसे यहाँ से और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। 7 शेड्यूल होता क्या है और इंडिया के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या है, उसमें फेडरलाइजेशन क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरुआत हुई थी, राइट नाउ जो हमारा 7 शेड्यूल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोगों को पता होगा हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। 7th के अंदर ना हम लोगों ने क्या किया कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के ना सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। हमने कहा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो गए जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया फॉर एग्जांपल, स्पेस हो गया ये, और कम्युनिकेशंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया। ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर अगर हम लोग स्टेट को पावर दे देंगे ना तो उसमें बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। तो ये टॉपिक्स हम लोग एक काम करते हैं, सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं कि वो सबके लिए कॉमन रूल बना देंगे। कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे थे जैसे हेल्थ हो गया एंड फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये हम लोग सारे सब्जेक्ट्स अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं कि हर एक स्टेट इनके ऊपर अपने अपने मैटर्स पे काम कर सके। उसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में ऐड कर दिया था। इसके बाद जो हमारा 8 शेड्यूल था उसमें हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो बस एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 246 है। क्या ये आपको याद रखना है? हाँ, कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में रहते हैं, जो टॉपिक्स, उनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा न्यूज़ में। तो इसमें हम लोगों ने एक्चुअल में हमारी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट की, इनका डिवीजन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने डिवाइड कर दिया था। तो हम लोगों ने 3 लिस्ट बनाई थी। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, और एक हम लोगों ने लिस्ट बना दी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया। अब एजुकेशन के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है। तो दीज आर फ्यू सब्जेक्ट हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट में रख दिए थे। ओके, अब इसके अलावा और कौन सा है, जैसे कंकरेंट लिस्ट के अंदर जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट भी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों रूल्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने हर एक लिस्ट में कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, 97, 66, 47, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यार देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा है लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं जो फ्यूचर में इवॉल्व हो जाएंगे। एक टाइम पर इतने सारे लिस्ट को बना दे के बाद हो सकता है कुछ रह जाए, तो उसे हम लोगों ने रेजिडरी पावर्स में रख दिया कि एक काम करते हैं, आर्टिकल 248 में हमने कहा अगर ऐसा कोई टॉपिक जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है और फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे देंगे, यानी कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाएगा। तो
क्या हम लोग इस 7th शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं? क्या हम लोगों ने पहले इसको कभी अमेंड किया है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने 1942 में इसको 1976 में हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें हम लोगों ने अमेंड किया भी था। तो एज पर दी पावर ऑफ आर्टिकल 368 यस, इसको अमेंड किया जा सकता है, पर ध्यान रखना अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हमको कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करने होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी से, कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स लगता है। वो चीज़ें आपकी लक्ष्मीकांत में गिवन है, वो पूरा अलग टॉपिक है। ये पूरा 368 का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा एक चैप्टर है, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपको यहाँ याद रखना है कि 7th शेड्यूल के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। अभी रिपोर्ट आई है 7th शेड्यूल के बारे में। तो 7th शेड्यूल एक्चुअल में कहाँ शुरुआत होती है, ये तो हम समझ गए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 1861 का आप लोग पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको, एंड जो पॉलिटी में आपका स्टार्टिंग होता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ भी पढ़ते हैं। हमारे पास एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 का। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन की। जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के ज़माने में वो वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है, देखो लेजिस्लेटिव जो वर्ड आ गया मतलब वहाँ पर वो लोग जैसे MPs वगैरह हो गए, वो लोग कानून को बनाएंगे। काउंसिल जो वर्ड होता है ना, तो ये परिषद होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें जनरली मिनिस्टर्स MPs जो वो जिनको इलेक्ट किया जाता है ना, वो लोग होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बात की थी कि ठीक है हम लोग विल ब्रिंग द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ लोगों को हम ऐड करेंगे। 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया था, उन्होंने बात की थी कि म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन किया जाएगा। 1909 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वहाँ पर हम लोगों ने इंडियन रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया था। 1919 में हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, हम लोगों ने वहाँ पर सेंट्रल का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी थी, कुछ हम लोगों ने डिवीजन कर दिया था। 1935 के अंदर तो हम लोगों ने 3 लिस्ट भी बना दी थी, ठीक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने रिटेन की थी। यानी कि 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट आई थी हमारी, वो कहाँ से आती हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, याद रखना है आप लोगों को। 1946 के अंदर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इसमें 97 सब्जेक्ट्स दिए थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, बट उन्होंने बाद में क्या किया, अब इसके अंदर राइट नाउ 100 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे। 1976 में हमने एक बहुत मेजर चेंज किया था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, हम लोगों ने उनको शिफ्ट करके कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया था। स्टेट लिस्ट का मतलब ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके ऊपर लॉ बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स क्या होंगे कंट्री के अंदर, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का प्रोटेक्शन, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये वो सब्जेक्ट थे जो पहले एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थे। अब हमने इनको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया, यानी कि अब इसमें कंकरेंट लिस्ट में आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी वो अकॉर्डिंगली इनके ऊपर रूल्स बना सकते हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज किया था EAC, तो प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइस, इकोनॉमिक एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सी, प्राइम मिनिस्टर इज वन पर्सन, इज ए पोजीशन, लेकिन एक व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो हर प्राइम मिनिस्टर के आसपास कुछ एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है। डिफेंस के लिए एक एडवाइजर होता है, इकोनॉमिक्स के लिए एक एडवाइजर होता है, फॉरेन अफेयर्स का एक एडवाइजर होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है ना, PMO जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी टीम होती है जो हर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हर मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, पार्लियामेंट से कनेक्ट करेंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज से, सेक्रेटरीज से कनेक्ट करके रखते हैं, हर एक स्टेट के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को वो लोग हर दिन हर मिनट कंपाइल करके उनको पहुंचाते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर तक। इसके बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इकोनॉमिक मैटर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, और उसके आसपास के इश्यूज भी। दे कुड बी ईदर सुओ मोटू और ऑन रेफरेंस। सुओ मोटू का मतलब होता है कि मान लो कोई इकोनॉमिक ऐसा मैटर हो रहा है जिसको लेकर के किसी ने रेफर नहीं किया कि अरे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो किसी ने बताया नहीं इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को कि आप प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर तक ये बात लेके जाइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुओ मोटो, इनको अपने आप लगेगा तो अपनी मर्जी से भी ये मैटर को उठा सकते हैं, या फिर कोई इनके पास मैटर को लेके आएगा तब भी ये मैटर को कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी इस चीज़ को लेकर के। अब क्या है, हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने देखा कि राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने 100 सब्जेक्ट्स दे दिए, और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स को उठा करके कंकरेंट में डाल दिया। कंकरेंट में सेंटर के पास भी पावर होती है। देखो ऐसा नहीं कि स्टेट वाले लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना ही नहीं सकती, कोई एक्ट बना ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन वो बहुत ही एक्सक्लूसिव मैटर्स होंगे तब उसके ऊपर बना पाएंगे वो। क्योंकि अगर ऐसे स्टेट मैटर के ऊपर हर दिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बनाती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, सेंट्रल स्टेट के इश्यूज बहुत हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया था कंट्री के अंदर, इंडियन फेडरल सेटअप के अंदर। उसका क्या कारण था, जब हमारे देश में 1947 के टाइम पर ये पार्टीशन हुआ था ना, तो देश के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी। एक एस्पेक्ट में, हर एक डायमेंशन
उस समय हमें ज़रूरत थी एक ऐसी सेंट्रलाइज स्ट्रॉन्ग पावर की जो एक बार डिसीजन ले और सारी कंट्री में उसको फॉलो किया जाए। तो कंट्री की यूनिटी को सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया था। अगर हम उस टाइम पे सभी प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को इक्वल पावर दे देते तो फिर क्या होता कि देश कभी यूनाइट नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम रहती। फिर प्रिंसली स्टेट्स की अपनी खुद की प्रॉब्लम और अलग थी, ठीक है। वो उस ज़माने में 40% के आसपास वो लोग थे और कंट्री के ओवर पॉपुलेशन के अंदर 30% के आसपास उनका स्पेस था। तो उनको कैसे एक साथ लेके आएंगे, और उनको सारी पावर दे दी जाएगी तो अगेन वही प्रॉब्लम, वो अपनी अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कोई भी होंगे, रजवाड़े वगैरह जो होते थे वहाँ पर राजा महाराजा कुछ प्रिंस वगैरह होते थे, सबको अपना अपना राज चलाना होता है। एक बैलेंस्ड ग्रोथ लेके आनी थी हम लोगों को, संतुलन बना के चलना था। देखो उस ज़माने में भारत के अंदर लिटरेसी भी उतनी अच्छी नहीं थी और हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत बुरे तरीके से ड्रेन किया था। हमको पढ़ने नहीं दिया, हमको सोशल राइट्स नहीं दिए थे अच्छे से, हमारी इकोनॉमी को डेवलप नहीं दिया था। वॉर के अंदर हमारे उनको सिपाहियों को भेज करके हमारी डिफेंस का और उन्होंने टुकड़ियों में बांट दिया था एंड बहुत सारा खर्चा करवाया था। रिसोर्सेज डेवलप नहीं दिया, एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं होने दिया, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से डेवलप नहीं होने दिया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई लेकिन वो भी इतनी अच्छे से बनाने नहीं दी। तो उस कारण से हमारा देश उस समय में पूरेस्ट नेशंस में काउंट होता था। तो किस तरीके से पूरे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, सबको साथ लेके भी चलना है, बैलेंस ग्रोथ लेके करना है। उस समय कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी तो थी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, उन्होंने बात की थी कि हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर हैं, अलग अलग तरह के देश के भिन्न भिन्न तरीके से। नॉर्थ इंडिया से लेकर के अगर आप बिल्कुल साउथ इंडिया तक जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो हर 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर हमारी भाषाएं बदल जाती है, देश के अंदर डायलेक्ट्स बदल जाते हैं, ठीक है। हर 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर कल्चर चेंज हो जाता है। हर 300 किलोमीटर के ऊपर जाते हो तो स्टेट की दूसरे की बाउंड्री टच कर जाती है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के अंदर एक कॉमन अप्रोच कैसे ले सकते हैं? तभी हो सकती है जब हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। नेशनल की सिक्योरिटी एंड डिफेंस की, अब एक जगह गुजरात है, एक जगह महाराष्ट्र है, ऊपर राजस्थान है, फिर पंजाब है। अब हर एक का अलग अलग कंट्री का किसी से कहीं बॉर्डर मैच करता है। गुजरात बोलेगा मैं अपने बॉर्डर पे BSF को लगाऊंगा, महाराष्ट्र कॉल को बोलता है मैं इंडियन कोस्ट गार्ड को लगाऊंगा, राजस्थान बोलेगा कि मेरे को तो अपनी खुद की पुलिस लगानी है, पंजाब बोलेगा मैं आर्मी लगाऊंगा। तो अगर सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना करे और सभी स्टेट्स को राइट दे देती तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के मैटर्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे ना। अब एक तो हम लोगों ने पाकिस्तान वाली साइड देख लिया, अरेबियन सी और पाकिस्तान, सेम चीज़ आप बांग्लादेश में देखो, चाइना में देखो। तो इस कारण से कंट्री की सिक्योरिटी डिफेंस को मजबूत रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था, ताकि बाहर से भी कोई हमको थ्रेट नहीं आएगा। अब राइट ना जो 7 शेड्यूल है ना, इसमें कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए, ठीक है। एक तो हम लोगों ने कहा था कि ठीक है कुछ मैटर्स ऐसे रहेंगे कि सेंटर को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट्स, वो इसलिए बनाएंगे ताकि वो सभी स्टेट्स के डेवलपमेंट पे काम कर सके। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, ठीक है, 75 ईयर्स, बट स्टिल देर आर सर्टेन स्टेट्स विच आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन केस ऑफ ग्रोथ एंड ह्यूमन इंडिकेटर्स। उनमें अभी भी डेवलपमेंट हो नहीं पाई है। तो हम लोगों ने उनको कुछ सब्जेक्ट दिए भी थे, उसके बावजूद भी वो उनके ऊपर इतने रूल्स उनके लॉज नहीं बना पाए। इट डिमोट्स द कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। अब ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि हमारी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है, ये हम लोग हमेशा से कह रहे आते हैं। बट बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा कहा था कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ना बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से इनके ऊपर लॉ बनाती है, जिसके कारण वो अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे एजुकेशन ही हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ये मुद्दे थे जो स्टेट गवर्नमेंट के थे एक्सक्लूसिवली, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉ बना लेती है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, तो वो अपने आप को तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। फिर ये भी उन्होंने कहा कि देखो भाई आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिया था, ऑलराइट, तो अब इसमें स्टेट जो था वो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है मोस्टली केसेस के अंदर। वो उस समय सोल प्रोवाइडर था, लेकिन आपने रोल चेंज कर दिए, कंकरेंट पे लेके आ गए, तो जो आप कहते हो उसके ऊपर हमें मान्य करना पड़ता है। यूनियन लेजिस्लेशंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, जैसे कि मनरेगा हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ग्राम न्यायालय एक्ट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स जो स्टेट लिस्ट के थे, लेकिन इनके ऊपर रूल किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाले पे रूल तो बना सकती है, कानून बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली वो उनकी ऑटोनॉमी के अंदर इन्फ्रिंज करने वाली बात हो गई ना। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी काउंट किए जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि देखो कुछ तो करना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, समझ तो डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन पर सरकारी कमीशन जब बनाया गया था, उन्होंने कहा था एक काम करो, ये जो रेजिडरी पावर का कॉन्सेप्ट है ना आर्टिकल 248 के अंदर, ठीक है, इसको आप लोग कंकरेंट लिस्ट में दे दो ना। वाई हैव यू गिवन दिस टू द पार्लियामेंट, टू द सेंटर? इसको कंकरेंट लिस्ट में दे दो कि अब रेजिडरी के अंदर भी तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे ना जिनके ऊपर हो सकता है सिर्फ स्टेट को रिक्वायरमेंट हो बनाने की, तो ये कर सकते हो। एंड उन्होंने कहा कि जब भी कंकरेंट लिस्ट का कोई टॉपिक होगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की इक्वल पावर होती है, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेप्शन मिलता है उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब भी कोई कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक होगा ना, उस समय पर कंसल्टेशन कर लो, सलाह सहमति ले लो एक दूसरे की।
तो जब भी किसी कंकरेंट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया जाएगा तो यूनियन शुड लेजिस्लेट विद अ लाइट टच, यानी कि आप कानून बनाओ, बहुत हल्का कानून बनाओ, ताकि उसमें सभी स्टेट के जो हमारे जो राज्य होते हैं वो सब उसके अंदर अपनी अपनी पॉलिसीज़ का उस फ्रेमवर्क में फिट कर सकें। तो उन्होंने कहा कि डिटेलिंग उसकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को करने दो, आप एक ढांचा बना के दे दो ऊपर का। जैसे ये टॉपिक हो गए थे, मान लो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का था, मनरेगा का, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना यहाँ पर एक फ्रेमवर्क और स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक वेंकटाचलिया कमीशन था, उन्होंने भी कहा था कि कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, यहाँ से आप कंसल्टेशंस कर सकते हैं। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जोनल काउंसिल वगैरह जो हो गए, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि कुछ फोरम्स होते हैं जहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जोनल काउंसिल्स होते हैं, इनको दोबारा से री इन्वोग्रेट करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट था ना, ये काफ़ी पुराना है। ऑलराइट, हमारा जो 1956 का स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट आया था ना, तब हम लोगों ने क्या किया था, मान लो ये पूरी कंट्री ऐसे है, मैं अभी इंडिया का मैप तो आपको पता ही है, बट मैं एक स्क्वायर की तरह बता रहा हूँ। मान लो इंडिया स्क्वायर में है, तो उन्होंने कुछ जोन बना दिए थे, ठीक है, कि ऐसे जोन बना देते हैं इंडिया के, और ताकि जोन में ना फिर डिवीजन कर पाना ईजी होगा। तो ये जोन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ए, डी हो गया। अब भारत के अंदर ये चीज़ें कैसी होती हैं, मान लो नहीं, इंडिया का मैप थोड़ा सा तो ठीक बनाना ही पड़ेगा मुझे। कुछ ऐसा सा होता है ना हमारे भारत का मैप। चलो मान लो भी, आइडिया लगा लो थोड़ा सा, ये मतलब बहुत ही बेकार था। तो हम लोगों ने कुछ जोन बना दिए, लाइक नॉर्थ जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, ठीक है, ये आई थिंक वेस्टर्न जोन। इस तरीके से हम लोगों ने सदर्न जोन, नॉर्थ ईस्ट का हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था। 1956 में हम लोगों ने क्या किया, एक एक्ट पास किया था 1971 में। हम लोगों ने उस टाइम पर बनाया था एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल वगैरह इनको सबको ऐड किया गया था। और ये ध्यान रखना कि हमारे जो जोनल काउंसिल्स होते हैं ना, दे आर स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है, किसी जब एक्ट को पास करके बनाते हैं, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन होते तो इनको हम लोग स्टैच्यूटरी नहीं बोलते, हम लोग इनको क्या बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग इनको। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वो फोरम्स है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के डिस्कशंस करते हैं और किसी भी एक मुद्दे को सुलझा करके उसके ऊपर एक ऐसा रिजल्ट लेके आना जिसमें दोनों सहमत हो सके। अब ये जो इंटर स्टेट काउंसिल की हम लोगों ने बात की थी ना ऊपर, इंटर स्टेट काउंसिल स्टैच्यूटरी है क्या? नहीं। इंटर स्टेट काउंसिल ये एग्जाम में आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार। एक इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर, काउंसिल एक रिकमेंडरी बॉडी है जिसका काम हुई होता है कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करना एंड ऑल दोज मैटर्स। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया था सरकारिया कमीशन का, उन्होंने कहा था कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना दो, एक इंडिपेंडेंट नेशनल फोरम बना दो जिसका एक मैंडेट होगा, उसको अच्छे से डिफाइन कर दो एज पर दी आर्टिकल नंबर 263 विच टॉक्स अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल। तो काउंसिल में जनरली यहाँ पर इसमें मीटिंग्स वगैरह होती हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर और आगे भी आएंगे, मेंस में भी आ चुका है, पहले प्रीलिम्स में भी आ चुका है। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है, प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे
रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900+ है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड,
और 3 Ps में जो suitable प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5 Is में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं। तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा। उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर। जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा। फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, 2 चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोर्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोर्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए।
तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 1.2 है हमारे पास, इलेक्टोरल फंडिंग। और आसान भाषा में समझना चाहता हूँ, जो हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें जो पैसा आता है, इतनी सारी रैलीज निकलती, कैंपेन वगैरह चलते हैं, उसके पैसे के लेकर के बात की जा रही है। रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम, वो रिपोर्ट बनाई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अननोन रिसोर्सेज से पैसा आता है, डोनेशंस आता है, और वो हमारी पूरी फंडिंग के अंदर ना मोर देन हाफ होता है। हमारी कंट्री के अंदर राइट नाउ 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, तो उनमें जो पैसा आ रहा होता है, अब सोचिए जैसे जो 2 बहुत पॉपुलर जो पार्टीज़ हैं वो तो देश में बीजेपी एंड कांग्रेस हैं, बाकी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, ये बहुत सारी पार्टीज, उनको रिसेंटली अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिला था। तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि इन पार्टीज़ को इतना पैसा आ रहा होता है, उसमें बहुत सारा पैसा अननोन जगह से आ रहा है, यानी उसका कोई सोर्स में मालूम नहीं चल पा रहा है। अब वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिवील नहीं करना होता है, खासकर कि वो जो इनको 20,000 से कम में वाया इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा देते हैं उनको। रिपोर्ट हमारी क्या कह रही है, रिपोर्ट कहती है सोर्स क्या था। उन्होंने कहा 66% के आसपास जो सोर्स था ना वो अननोन था, मालूम ही नहीं चला। इनकम जो नॉन सोर्सेज से आई थी, यानी कि जो इन्होंने डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें अराउंड 23% के आसपास था, एंड 10% ऐसा इनकम था जो अदर नॉन सोर्सेज से आ रहा था। बट ये जो पॉइंट है ना 66% वाला, तो ऑलमोस्ट जो है ये बड़ी कि इसको कैसे टैकल किया जाएगा। अब होता ये है ना, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देखो हमारे पास जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, रोपा 1951 का, एंड हम लोगों ने 1961 में ना हमारे इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हो गए इनको लेकर के ना एक रूल्स भी बनाए थे। तो 1961 के रूल्स, 1951 का हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन्होंने कहा कि जो लिमिट हम लगाएंगे ना इलेक्शन के टाइम पर, कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चा कितना करता है वो कैंडिडेट के ऊपर लगाएंगे, लेकिन ऐसी कोई लिमिट ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। ये डिफरेंस आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर लिमिट ज़रूर लगा दी जाती है। और इस बात को लेकर के हम लोगों ने ये भी देखा था कि इलेक्शन की जो फंडिंग होती है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी का भी बड़ा इशू रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट दिस थिंग, ये याद रखने वाली बात है, एक्सेप्शनल पॉइंट बन जाएगा आपके प्रीलिम्स में ये। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ द फंड्स उनके द्वारा, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।
ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, इनको गलती से भी मिस मत कीजिएगा। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर की लिमिट नहीं होती, इंडिविजुअल पर होती है। दूसरी चीज़, उनको अपने डोनर का सोर्स वगैरह नहीं बताना होता। तीसरी चीज़, उनके ऊपर 100% टैक्स का एग्जेम्पशन होता है। भारत के अंदर जो हमारे पास ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ है ना, उसमें से सिर्फ 0.96% यानी कि 1% भी ऐसा नहीं है जो अपना फाइलिंग करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कि हम लोगों के पास इतना पैसा है यहाँ से। अब वो फाइलिंग करना ज़रूरी होता है। अब होता ये है कि कॉरपोरेशंस जो होते हैं, कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनका एक नेक्सस होता है, उनका एक समझौता कह सकते हो, तालमेल कह सकते हो, एक गठबंधन कह सकते हो। ये आप लोग मूवीज़ में भी देखते होंगे, पार्टीज के पास पैसा जो आ रहा होता है वो अक्सर कॉर्पोरेट से आता है, बिजनेसेस वगैरह के थ्रू आता है। अच्छा, कोई बिजनेस वाला क्यों करेगा भाई? कोई बिजनेस वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा क्यों देगा? वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा इसलिए देता है कि आप हमारे काम करवाते रहिएगा, हम आपको पैसा देते रहते हैं। जब आप पावर में आएंगे तो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स पास करवा दीजिएगा, जब नहीं है तो हमारे छोटे मोटे काम आप करवाते रहिए। तो ये चल रहा होता है, और हमारे किसी काम में आप रुकावट मत कीजिए। एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कहीं पर लिखी नहीं होती, कहीं पर बोली नहीं जाती है, ये कहीं एक बात होती है, एक समझ होती है, जो आप लोग एनीवे जानते ही होंगे। भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आता है ना, उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड किया जाता है। देखो, बॉन्ड क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आप पैसा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने कहा कि मैं तेरे को एक बॉन्ड दूंगा 1000 रुपये का, तो बी ने कहा ठीक है, ये ले 1000 रुपये और मुझे एक बॉन्ड दे। तो ए इसको क्या देगा? बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है ना, वो फिजिकल में एक डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है, उसके ऊपर ये लिखेगा ए कि मैंने बी से 1000 रुपये लिए थे, 1 साल के लिए लिए हैं, और मैं इसको इतने टाइम में इतना रिटर्न वगैरह भी करूंगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कुछ रिटर्न करने का नहीं होता है, दिस इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंटरेस्ट फ्री होता है, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा उसके ऊपर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया जाता है। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है। प्रॉमिसरी नोट मतलब होता है कि आई एम प्रॉमिसिंग कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ फ्यूचर के यूज़ के लिए। कौन खरीद सकता है इस बॉन्ड को? कोई भी व्यक्ति होगा, मैं हूँ, आप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉन्ड को खरीदेंगे। बॉन्ड को खरीदने का मतलब क्या होगा कि मैं एक जगह पे जाऊँगा जहाँ पर बॉन्ड बिक रहा होता है, वहाँ मैं जाऊँगा, मैं उसको पैसे दूंगा कि ये लो भाई 10,000 रुपये, ठीक है, मुझे बॉन्ड दे दो, और मैं बॉन्ड लेकर के इस पार्टी के पास डिपॉजिट कर दूंगा, ये लो बॉन्ड। ये पार्टी इस बॉन्ड को लेकर के बैंक में जाएगी कि ये रहा बॉन्ड, और उसके मेरे को कैश दे दो। तो कितने कितने में डिनोमिनेशंस हो सकते हैं? ये 1000 के मल्टीपल्स में होते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से। कहाँ से खरीद सकते हो? SBI की कुछ सेलेक्टेड ब्रांच ही होती हैं, ठीक है। कब कब खरीद सकते हो? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं, इसमें 10 दिनों के लिए ही ये बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। क्या इसका लाइफ स्पेन होता है? द मोमेंट आप इसको परचेज करते हो ना, विद इन 15 डेज आपको इसको रिडीम कराना पड़ता है। 15 दिन के बाद अगर आप रिडीम कराओगे तो ये अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको इस तरीके से डोनेशंस मिल सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड से? वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एटलीस्ट 1% अपना वोट रिसीव किया होता है पिछले लोकसभा के इलेक्शन में या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, और जो रजिस्टर्ड होती हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यूनियन बजट 2017-18 में अनाउंस किया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। और कुछ फीचर्स वगैरह, तो एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर कितना वो परचेज करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। SBI डिपॉजिट करेगा बॉन्ड को जो पॉलिटिकल पार्टी के पास है, बेसिकली उसे प्राइम मिनिस्टर के, मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा था ना ऊपर, देखो मैं आपको थोड़ा सा उसको ईजिली समझा देता हूँ। एक पर्सन है, एक पर्सन A है, ठीक है, एक SBI की ये ब्रांच है, ठीक है, और ये पॉलिटिकल पार्टी है। ये पर्सन SBI के पास जाता है, ये पर्सन इसको 100 रुपये का कैश देता है, SBI इसको एक डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है, बॉन्ड। ये पर्सन अब इस बॉन्ड को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा कि ये लो बॉन्ड, ठीक है, और मैंने आपके लिए 100 रुपये का डोनेशन किया था। ये पॉलिटिकल पार्टी ये बॉन्ड लेकर के जाएगी SBI के पास कि देखो भाई मेरे पास ये बॉन्ड है और ये 100 रुपये का है, आप मुझे इसका प्लीज़ कैश दे दो। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, इस बॉन्ड को यहाँ, मतलब यहाँ पर जो SBI ने बॉन्ड दिया था इस पर्सन A को, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी इसको रिडीम कराएगी, यानी कि इसका बॉन्ड सबमिट करके और कैश लेगी। इस प्रोसेस के बीच में 15 दिन का टाइम होता है। अगर आपने 15 दिन तक ये नहीं करवाया रिडीम, 15 दिन में इस बॉन्ड को डिपॉजिट करके पार्टी ने पैसे नहीं लिए SBI से, तो ये पैसा बाद में प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो 15 दिन बाद अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को लेके जाएगी SBI के पास, तो SBI डेट देखेगा, बोलेगा 15 दिन हो चुके हैं, अब हमारे पास इसका पैसा नहीं है। तो बोलेगा लेकिन इस पर्सन ने 100 रुपये दिए थे, बोलेगा हाँ 100 रुपये दिए थे, 15 दिन में आते तो ठीक है, अब हमने वो 100 रुपये तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में दे दिए, अब तुमको नहीं मिल सकते। और ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं करती, विद इन 15 डेज वो कर लेती हैं, जाहिर सी बात। क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी कि बहुत सारा पैसा अननोन सोर्सेज से आ रहा है।
हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2013 में ना हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का कोई ऑर्डर आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि हमारे आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाए। अगर ये आरटीआई एक्ट के अंदर आ जाएंगी तो कोई भी इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। हालांकि कंप्लाई नहीं करते हैं इस चीज़ के साथ, ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग इनको आरटीआई के अंदर लेके आ सकते हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक एक्ट लेके आ सकते हैं जो उनको रेगुलेट करेगा। दूसरी कंट्रीज़ हैं ऐसी, जैसे कि ना फ्रांस के अंदर ना उन्होंने एक जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनको प्रोहिबिट कर रखा है, वो डोनेट कर ही नहीं सकते। नॉर्वे के अंदर ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कमेटी होती हैं जो इनको सारे रूल्स को कंप्लाई करवाती हैं। तो भारत के अंदर हम लोग ऐसा बिल लेके आ सकते हैं जो पार्टी वगैरह की इन चीज़ों को रेगुलेट करेगा। हम लोग इलेक्शन कमीशन को थोड़ी और पावर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में पावर है, नहीं है, बट उसको और पावर दे सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको फॉलो ना करे तो आप उसको इजीली स्टेप्स में डी रिकॉग्नाइज कर दो। तो क्या अभी इलेक्शन कमीशन डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता? हाँ, अभी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता। इवन सुप्रीम कोर्ट कैन डी रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, अगर कल को स्टेटमेंट बन के आ जाता है तो यस, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ द पावर टू डी रिकॉग्नाइज अ पार्टी, बट डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया हो, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया हो, इलीगल किया हो तो। लेकिन उसको तो हमें और मजबूत करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अपर लिमिट लगा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। तो कैप लिमिट लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट से आपका सिर्फ 10% आएगा, 5% आएगा, उसके बियॉन्ड आप अननोन सोर्सेज से, इंडिविजुअल से ले लो, आप कॉर्पोरेट से मत लो पैसा। हम लोगों ने ये बताया कि कुछ जगह से हम लोग ना कंप्लीटली डोनेशन को बैन कर सकते हैं। जैसे कि वो पैसा जो पब्लिक का पैसा, जो टैक्स का पैसा आ रहा होता है, वहाँ से कोई डोनेशन अगर आ रहा है उसको ट्रैक करे, उसको बैन कर दे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक के पैसे को नहीं लेंगी। जैसे कॉर्पोरेट का जो पैसा आता है ना, वो पब्लिक का पैसा नहीं होता, वो उस बिजनेस का पैसा होता है। कॉर्पोरेट का पैसा मतलब होगा जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उसका कोई टैक्स कलेक्ट होता है, कोई बॉडी होती है वो टैक्स कलेक्ट करती है, अगर वो बॉडी उस टैक्स के पैसे को डोनेट करेगी वो पब्लिक का पैसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि अनोनिमस सोर्सेज से जो पैसा आता है ना उसको भी आप बिल्कुल बैन कर दीजिए। फिर हमने ये कहा एक काम कर सकते हैं, कैग ना कुछ ऑडिटर्स को अप्रूवल दे देगा, रिकमेंड करेगा, और ये ऑडिटर्स इनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, ताकि इनके अकाउंट्स प्रॉपरली ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे, अगर ये हो जाते हैं तो फ़ायदा होगा। अभी होता क्या है ना, जब नहीं हो रहा होता ना तो बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, काला धन जो हो रहा है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अक्सर कॉर्पोरेशंस वगैरह अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के तौर पर इस तरह की फंडिंग का काम कर रही होती हैं। एंड पार्टीज प्रेफरेंस देती हैं उन कैंडिडेट को जो अपने खुद के इलेक्शन को फाइनेंस कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, पहले से पैसा होगा, वो बंदा इलेक्शन आसानी से लड़ पाएगा। एंड फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समानांतर ऐसा फील्ड नहीं मिलता कि लोग इक्वल लेवल पे काम कर पाएंगे। पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक है एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और आया भी था रिसेंटली 2-3 साल पहले एग्जाम में, मेंस पे पूछा गया था। तो दीज आर द थिंग्स, ये होता है हमारा इलेक्टोरल फंडिंग। टॉपिक नंबर 1.3 हमारे पास, पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब बस खत्म, इतना ही है ये। न्यूज़ में इसलिए था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उनको जिस पैनल के द्वारा चूज़ किया जाना चाहिए उसमें हमें शायद कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है ना, राइट नाउ हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको चूज़ करने का एक पैनल बनता है। पैनल के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस होते हैं और हमारे लीडर होते हैं ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा के। अब यहाँ पर वैसे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंगली जो हमारे लोकसभा के लीडर्स होते हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राइट नाउ प्रेजेंटली अगर हम लोग 2023 को देखते हैं तो क्या हमारे पास कोई लीडर हैं लोकसभा के जो ऑपोजिशन में नहीं है? ये सीट हमारी वैकेंट। लास्ट जो हमारे पास एक लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर थे ना, 2014 से, आज से 9 साल पहले थे। देखो 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, ठीक है, फिर 2019 में वही गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू हुई थी, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे पास नहीं है। लास्ट जो लीडर थे ना 2014 में, दैट वाज सुषमा स्वराज जी। तो वो याद होगा आप लोगों को, शी वाज फ्रॉम द बीजेपी पार्टी, शी इज़ नो मोर वैसे, एंड वो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रही थी कुछ समय के लिए। और उनसे पहले भी जो बीजेपी पार्टी के एल के अडवाणी जी थे ना, वो थे 4 साल के लिए। तो दीज पीपल, आज तक का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का, वो एल के अडवाणी जी के पास है। तो ऑलमोस्ट ही वॉज देयर फॉर 5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। उसके बाद फिर सुषमा स्वराज जी के पास है, एंड देन इट वॉज सोनिया गांधी। तो इंडिया के अंदर 2014 से पिछले ऑलमोस्ट 9 से 10 साल कह सकते हो, चलो आप, ठीक है, 10 सालों से हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, ये जो पैनल वगैरह होते हैं ना, इसका थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है हम लोगों को। उन्होंने कहा एक काम करो, आप ये पैनल्स के अंदर बार बार ये बॉडीज़ होती हैं, किसमें कौन, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, कभी, अब देखो ना,
एक पैनल होता है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, होम मिनिस्टर। यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा के लीडर हैं, ऑपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ पर बाकी सब कहाँ गए, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में। ये वैसे आपको याद करना होगा, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं, आप चाहो तो इग्नोर भी कर दोगे, बट जस्ट हैव एन। तो न्यूज़ में था तो यूपीएससी कैन कम विद ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन के लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर हैं। सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसमें भी 3 लोग होते हैं जो सेम इलेक्शन कमीशन वाले होते हैं। लोकपाल के अंदर फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा कि यार ये हर एक के लिए आपने अलग अलग बना रखा है, आप एक सेक्रेटेरिएट बना दो ना। पार्लियामेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना दो जो इन सब के सिलेक्शन वगैरह पे काम करेगा। बार बार उसको अपॉइंट करना पड़ता है, इट बिकम्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। तो अभी राइट नाउ बस ये टॉपिक इतना ही न्यूज़ में था। इसमें आपको याद करने के वाली जो चीज़ है वो यही है, पैनल ऑफ सिलेक्शन। क्यों याद करने की चीज़ है, देखो अभी ये प्रीलिम्स में आपका एग्जाम आएगा। हालांकि हम लोग दिसंबर वाले एडिशन में ये टॉपिक को डिटेल में कवर कर चुके थे, यहाँ पर भी इन्होंने इन पैनल्स के बारे में बात की है एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस। टॉपिक नंबर 1.4 हमारे पास जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को लेकर के 2023 का एक फाइनेंस बिल है। उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जीएसटी का एक एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप करेंगे। जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 2016 का एक्ट था, 2017 में हम लोगों ने जीएसटी एस्टेब्लिश किया था। इनडायरेक्ट टैक्स था, बहुत सारे जो दूसरे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस, सबको सब्ज्यूम करके एक बना लिया गया था। राइट नाउ अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसका पार्ट नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव बिल है, मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड होता है और भारत के अंदर 1 कंट्री 1 टैक्स सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि देश में टैक्स को लेकर के यूनिफॉर्मिटी रहे। अभी क्या हुआ था, 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है, देखो काउंसिल जब वर्ड आ जाएगा ना तो वहाँ पर उसमें कोई ना कोई मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होगा, ऑलराइट। और जब आएगा कमीशन वगैरह, ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, तो क्या आप उसमें फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस मिनिस्टर को देखते हो? नहीं। कमीशन के अंदर ना एक्चुअल में ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको हेड करते हैं और काउंसिल्स के अंदर मिनिस्टर्स वगैरह इनको हेड करते हैं। जीएसटी का एक काउंसिल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बहुत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी एस्टेब्लिश हुआ था। आर्टिकल 279A में हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को भी प्लेस दी थी। तो ये एक फोरम है जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको लेकर के चर्चा करते हैं। इनका काम यही होता है, कुछ इश्यूज होते हैं जीएसटी वगैरह के, है ना, कुछ कौन से ऑब्जेक्ट्स को निकालना है जीएसटी से, किसको ऐड करना है, ये सब चीज़ों पे काम करना। तो इसके हेड होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी मेंबरशिप में हमारे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के रिवेन्यू मिनिस्टर्स वगैरह ये सब होते हैं। जो 2017 का हमारा एक्ट था ना, उसमें हम लोगों ने 4 लेवल्स की बात की थी अपील के लिए कि भाई जीएसटी का अगर आपका कोई मुद्दा है तो आप कहीं तो उस मुद्दे को उठाओगे ना, तो उन्होंने कहा था कि आप जीएसटी की एपेलेट अथॉरिटी को आप अपील करते हो। सेकंड लेवल होता है जीएसटी-80, जिसको हम लोगों ने अभी राइट नाउ एस्टेब्लिश, इस टॉपिक को हम अभी कवर करेंगे। ये यहाँ पर भी मुद्दा नहीं होता, फिर आप हाई कोर्ट में अपील करते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। उन्होंने एक सीक्वेंस बना दी थी। तो जीएसटी एपेलेट अथॉरिटी तो हमारे पास थी, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हम लोग इसमें सेटअप करेंगे। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ऑलराइट। अभी ट्रिब्यूनल जो है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, उसको जानने से पहले हल्का सा मैं आप लोगों को ट्रिब्यूनल्स के बारे में बता देता हूँ। ट्रिब्यूनल क्या होता है, देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका काम क्या होता है, जुडिशियल मैटर्स पे काम करना, ठीक है, न्याय प्रोवाइड करना बेसिकली, ठीक है, किसी को कोई इशू हो गया उसको जस्टिस प्रोवाइड करना। लेकिन जुडिशियल अपने आप में पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में जुडिशियल बॉडी बन गया है। हम लोगों ने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं। ट्रिब्यूनल्स के अंदर ना दोनों तरह के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हो सकते हैं, कोई जुडिशियल बॉडी का पर्सन भी हो सकता है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या जुडिशियल बॉडी होता है? नहीं, ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, यानी कि हम लोग उसको कुछ पावर दे देते हैं जुडिशरी बॉडी की और कुछ पावर इसको नहीं मिलती, लिमिटेशंस पे काम करेगा ये। तो ये थोड़ा सा बर्डन कम कर देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो क्या कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर ट्रिब्यूनल्स का हमेशा से था? जी नहीं, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। हम लोगों ने 1976 में हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए थे ट्रिब्यूनल्स का। हाँ, हम लोगों ने आर्टिकल ऐड किया था 323A एंड आर्टिकल 323B। 323A में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के ऊपर काम करेंगे, और हम लोगों ने B में कहा कि अदर मैटर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो भी दूसरे मैटर्स होंगे ना, उन सब के ऊपर हम लाएंगे। जैसे अब अदर मैटर मतलब भाई टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंडस्ट्री, लेबर, लैंड रिफॉर्म, इलेक्शन, फूड स्टफ, ये सारे के सारे मैटर्स में हम लोग काम करेंगे। अब ऐसी जीएसटी के अंदर भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है एपेलेट अथॉरिटी के तौर पर, ठीक है। क्यों बनाया जा रहा है? बहुत सारी पिटिशंस डाली जा रही हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस थी कि जीएसटी एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा मुद्दा, फिर जीएसटी-80 के पास जाएगा, पर आपने एस्टेब्लिश नहीं किया तो उसको बाईपास करके वो पिटिशन जाती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हम इसको एस्टेब्लिश कर देंगे तो ये जो बर्डन था ये कम हो जाएगा।
जुडिशरी के पास ना जीएसटी की एक्सपर्टीज होती नहीं है, बट आप जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाओगे तो वो एक्सपर्ट लोगों को आप चूज करोगे। फिर ऑल्टरनेटिव टू CESTAT, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था कि जब तक जीएसटी वगैरह का पूरा रेजिम सेटअप नहीं होता तब तक इनके मुद्दों को सॉल्व करने का, तो उसका ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा ना, वो अपना काम करेंगे। बहुत सारे जीएसटी के ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें कुछ उनको एड्रेस करने की जरूरत है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एड्रेस करने की जरूरत है, उसकी संवैधानिकता को, एफिशिएंसी लेके आनी है ना। बहुत बार ऐसे जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनको कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, उनको ऐसे ही बस रफा दफा कर दिया था, क्योंकि जुडिशरी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो उनको टाइम भी लगता है, बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा होता है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने कहा कि लेट्स ब्रिंग आउट द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। तो सेकंड अपील फोरम हो गया, पहला आपको पता चल गया एपेलेट अथॉरिटी होता है, उसको हम लोग रिवीजन अथॉरिटी भी बोलते हैं। हम लोगों ने कहा अभी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल क्या हो गया वो भी आप समझ गए। इसके हम लोग 2 बेंचेस बनाएंगे, एक बनाएंगे प्रिंसिपल बेंच जो कि दिल्ली में होगी, एक बनाएंगे स्टेट बेंच जो कि हर एक स्टेट अपनी अपनी रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर वो सेटअप कर लेगा। प्रिंसिपल बेंच को हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी एक्सक्लूसिवली दे दी, एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि मतलब जहाँ पर वो पूरा का पूरा जो ऊपर टैक्स लग रहा था जीएसटी वाला करके एटलीस्ट उसको यूज़ किया गया था बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे, उसके जो सारे मुद्दे थे ना हम लोगों ने वो हमने प्रिंसिपल बेंच को दे दिए कि आप ना प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मुद्दे एक्सक्लूसिवली आप ही सुनोगे, स्टेट वाले लोग नहीं सुनेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी आएगी, आगे हम लोग इशू भी यही देखेंगे। और फिर हम लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, प्रिंसिपल बेंच में ना जो भी डिमांड वगैरह होगी ना वो अप टू 50 lakhs वाली को हैंडल करेगा, 50 lakhs के बियॉन्ड वाले जो भी मुद्दे होंगे टैक्स का, फाइन वगैरह का, ये सब हमारा जो स्टेट बेंच होगा वो हैंडल करेगा। तो प्रिंसिपल बेंच में एक्चुअली एक मेंबर होगा, इट्स अ सिंगल मेंबर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशियल मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर होंगे स्टेट लेवल पे। स्टेट बेंच के अंदर हम लोग 2 जुडिशियल मेंबर को पोजीशन दे देंगे। अब जो प्रेसिडेंट होगा इसमें, जो हम लोगों ने सिंगल बेंच की बात की थी, वो कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। जुडिशियल मेंबर जज हो सकते हैं हाई कोर्ट वगैरह के, या फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह हो सकते हैं। बाकी फिर टेक्निकल मेंबर की एक्सपर्टीज कमेटी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई वाला है ना। हमने कहा था कि लोकेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पर गुड टर्मिनेट हो जाता है डिलीवरी के लिए। जैसे कि आप अमेजोन से कोई सामान मंगाते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? आप जहाँ रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, कोलकाता रहते हो, बॉम्बे रहते हो, चेन्नई रहते हो, वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका जो मैटर होगा ना ऐसा कोई, वो सारा का सारा जाएगा हमारे प्रिंसिपल बेंच के पास। उनका ये आपने एक्सक्लूसिवली प्रिंसिपल को क्यों दे दिया भाई प्लेस ऑफ सप्लाई का? ये स्टेट वालों को भी दे दो। ये जो प्रेसिडेंट हो गए उनको पावर दे दी आपने कि वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। ये इंडिया प्रेसिडेंट नहीं है, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है ना उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जुडिशियल मेंबर्स को थोड़ी सी पावर ज़्यादा दी, एक काम करो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना जिनको टेक्निकल मेंबर, उनको थोड़ी ज़्यादा पावर दो, उनको पता है जीएसटी के बारे में। तो ये थोड़ा मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे इसमें। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग इसके और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को और एम्पावर कर सकते हैं, एंड इसको जल्दी से एस्टैब्लिश कर देंगे तो बहुत सारा बर्डन हमारा कम हो जाएगा। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ। एंड ये कॉन्सेप्ट जो था ना संविधान में 2017 से पेंडिंग चल रहा था। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, फाइनेंस बिल के बाद इसके ऊपर भी काम हो गया। तो इसके साथ साथ आप लोग ट्रिब्यूनल्स का पूरा टॉपिक जो है वो आपके ऑलरेडी गिवन है, फुल टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा आपका ट्रिब्यूनल्स का, इकोनॉमी से पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने जिनका भी एग्जाम्स का है। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 1.5 ऑफिस ऑफ लोकपाल। आप लोगों ने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, लोकपाल एंड लोकायुक्त वाला। अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि पार्लियामेंट का एक पैनल है जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज, लॉ एंड जस्टिस पर अपनी कुछ रिपोर्ट निकालता है। उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट में पता चला उनके कि लोकपाल ने ना, जब से लोकपाल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2013 से और 2022 में चेयरमैन का ऑफिस भी बनाया गया था, बहुत से सालों के अंदर एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसको उन्होंने प्रोसिक्यूट किया हो। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी, तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में आ गया था। हम लोग समझेंगे लोकपाल क्या होता है। ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है करप्शन को लेकर के, एंड कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे लोकपाल को सेलेक्ट करने की कमेटी क्या होती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका ओरिजिन, इसमें क्या इश्यूज़ है, एंड देन वे फॉरवर्ड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मोस्टली आपका स्टैटिक का पार्ट ही बन चुका है एक तरीके से, लेकिन स्टैटिक भी कैसे कह देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट तो इनमें होते ही रहते हैं। तो लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो 2013 में एक एक्ट आया था। अब हम लोग सेंटर लेवल पर उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लोकपाल, और स्टेट लेवल पर हम लोग उसको बोलते हैं लोक आयुक्त। इनका बेसिकली काम क्या होता है ना, हमारे पास ना यूएन का एक कन्वेंशन था करप्शन को लेकर के। अब यूएन के बहुत सारे कन्वेंशंस आप लोग पढ़ते हैं, उसमें से एक करप्शन का भी होता है। 2005 में इसको एनफोर्स किया गया था, इंडिया भी इसका मेंबर है। क्या काम होगा करप्शन वाले का भाई? जहाँ पर भी इस तरह का करप्शन होगा उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो दिस इज द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। करप्शन को लेकर के जितने भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे
एग्रीमेंट्स किए गए थे उसमें से एकमात्र जो लीगली बाइंडिंग है, यानी कि अगर आपने इसको फॉलो किया, आप इसको रेटिफाई करते हो तो आपको उसके सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके तहत हम लोगों ने 2013 में ये एक्ट पास किया था। हालांकि इंडिया के अंदर इस एक्ट को पास करने का एकमात्र कारण ये यूएन का कन्वेंशन नहीं था, क्योंकि तो 2005 में आया था। हमारे यहाँ पर बहुत सारा प्रोटेस्ट चला था। अगर आप लोगों को पता होगा, अन्ना हजारे मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुई थी करप्शन को लेकर के, उसमें बहुत इस बात की आवाज़ उठाई गई थी लोकपाल एंड लोकायुक्त को लेकर के। अब करता क्या है ना लोकपाल, उनका काम क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, ग्रुप ABCD के ऑफिसर और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो गए, अगर उन पर कोई करप्शन चार्ज वगैरह लगना होता है ना, उसको सबको चेक करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। इसमें चेयरपर्सन्स होते हैं, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, और कोई भी मतलब या तो कोई ऐसी बॉडी होती ना जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया हो, वो भी इनकी जुरिसडिक्शन में आएगा। और जिसमें होली या फिर पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होती है ना, उनको लोकपाल अपने जुरिसडिक्शन में ले लेता है। या फिर ऐसी कोई सोसाइटी या ट्रस्ट जिनको बाहर से, भारत के बाहर से फॉरेन डोनेशन वगैरह आता हो 10 लाख से ऊपर तक का, वो भी लोकपाल के अंडर ही आएंगी। कुछ चीज़ें लोकपाल के अंदर नहीं आती हैं। क्या नहीं आता? पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो लोकायुक्त है हमारे पास। कभी कभी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगाया गया है और उसमें एलिगेशन था कि कोई मैटर इंटरनेशनल रिलेशन का है या फिर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का है, पब्लिक ऑर्डर का है, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस का है, वो वाले करप्शन चार्जेस लोकपाल के अंडर नहीं आएंगे। वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंडर जहाँ भी आएंगे। फिर जुडिशरी का या फिर आर्म्ड फोर्सेस का ये भी नहीं आएगा। आर्म्ड फोर्सेस के अपने खुद के कोर्ट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तो हमें पता ही है, क्योंकि वो लोकायुक्त हो ही जाएगा। अब लोकपाल के अंदर कौन कौन होते हैं? एक चेयरपर्सन की पोजीशन दी गई है, 8 मेंबर का दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो 8 लोग होंगे ना, इसमें से 50% को जुडिशियल रखो, और उसमें ये भी ध्यान रखो कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ का भी पार्टिसिपेशन हो। अपॉइंटमेंट कौन करेगा लोकपाल का? उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ना रिकमेंडेशन जाने चाहिए एक कमेटी के। उस कमेटी में कौन कौन होंगे? उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस कमेटी के चेयरमैन, लोकपाल के चेयरमैन को भी चूज करने के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के स्पीकर हैं, एक ज्यूरिस्ट हो सकते हैं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। ये कमेटी एक रिकमेंडेशन देगी इस व्यक्ति को लोकपाल बनाया जाए, फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। तो 5 साल तक या फिर 70 साल तक की उनकी उम्र होनी चाहिए। तो इनकी सैलरी वगैरह जो चेयरपर्सन की होगी वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होगी, बाकी मेंबर्स की हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होगी। अगर कोई मिसबिहेवियर वगैरह होता है उस बेसिस के ऊपर, या फिर हमारे 100 MPs को पिटिशन वगैरह साइन करते हैं, तो उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। क्या इनका रिअपॉइंटमेंट हो सकता है? जी नहीं, इनका कोई रिअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई डिप्लोमेटिक मिशन या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह पर, उन पर भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। दे आर इनएलिजिबल फॉर दैट। लोकपाल के अंदर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी होती है ना, तो हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना 1988 का, उसके तहत इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। उस फॉर्मेट में ही आपको कंप्लेन फाइल करनी होती है। अभी इस फॉर्मेट में फाइल करनी होती है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग आगे देखेंगे। लोकपाल के ना 2 विंग्स होते हैं, एक होता है वो इंक्वायरी करेगा और एक होता है उसको प्रोसिक्यूट करेगा। तो जब भी कोई कंप्लेन आता है, अब ये वाली चीज़ है ना, तो थोड़ा वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करना। जब भी कोई कंप्लेन आएगी, लोकपाल एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा अपने इंक्वायरी विंग के द्वारा या फिर किसी और एजेंसी के द्वारा। ऑलराइट, उसमें CBI भी हो सकता है। तो यानी कि प्राइमा फेसी है, पहले समझने के लिए कि मुद्दा क्या है। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर उसकी बाकी एजेंसीज उनका रिस्पेक्ट कर सकता है, उसको CVC को भी भेज सकता है, जो हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी होती है। 30 डेज का टाइम मिलता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। अगर इंक्वायरी में पता चलता है कि हाँ भाई ये अपराध हुआ था, ये करप्शन वगैरह हुआ था, तो लोकपाल एक डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लोकपाल बोले कि स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करो। अभी स्पेशल कोर्ट कौन बनाएगा? ये बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करेगी इस चीज़ के लिए। लोकपाल को कोई प्रायर सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑफेंस में इंक्वायरी करने के लिए, या फिर स्पेशल कोर्ट के वाया किसी भी प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करने के लिए पहले किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम पर कर सकते हैं। लोकपाल में कुछ इश्यूज देखे गए थे जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक की शुरुआत हुई थी। एक्चुअल में क्या इश्यूज थे? उन्होंने कहा डिले हुआ है अपॉइंटमेंट में। 2013 में इस एक्ट को पास कर दिया गया था, ठीक है। जो चेयरमैन की पोस्ट थी ना, वो मई 2022 से खाली भी है, वॉज लेफ्ट वेकेंट सिंस मई 2022, जो कि लोकपाल के एक्ट के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 जुडिशियल मेंबर्स की सीट थी ना, इट हैज़ नॉट बीन फिल्ड अप सिंस द ईयर 2020। ये भी एक प्रॉब्लम है। वैकेंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो 82 पोस्ट की थी, उसमें से 32 पोस्ट जो हैं अभी तक उसमें वैकेंट चल रही हैं। मतलब 32 उसमें अभी राइट नाउ लोग हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा 50 के आसपास वैकेंट हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी कम थी, है ना। इन्होंने 3 कंप्लेन ऐसी थी जिनको फुली इन्वेस्टिगेट किया था। नाउ दिस इज़ रियली साउंडिंग मतलब टू मच इनएफिशिएंट। इतने सालों से बना हुआ, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, 2013 से 2023 तक 3 कंप्लेन को उन्होंने फुली इन्वेस्टिगेट किया था।
और किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूट तो किया ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 68% ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। क्यों डिस्कार्ड कर दिया? इन्होंने कहा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि एज पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसके तहत उनको एक फॉर्मेट मिलेगा कि भाई आपको कंप्लेन कर रही है, इस फॉर्मेट में कीजिएगा। और इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने 68% कंप्लेंट्स को ना खारिज कर दे कि जाओ, मतलब नहीं है, तुम्हारी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तुम लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं दिया था। पॉलिटिकल विल की कमी है। 2013 से ही बहुत सारे स्टेट्स ने अपने वहाँ पर लोकायुक्त को अपॉइंट नहीं किया था। तो जब लोगों का भरोसा ऐसा उठ जाता है ना इस तरह के वॉच डॉग्स में, तो वो कंप्लेन नेचुरली कम कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार इतनी कंप्लेन हम लेके गए, हमारी कंप्लेन रिजेक्ट होगी, तो चलो छोड़ो ये कंप्लेन लेके फिर रिजेक्ट कर देंगे। लेकर के भी कोई खास ऐसा एडिक्वेट प्रोविजन नहीं बनाया गया है, ये भी एक बड़ा इशू बना। अब हम क्या कर सकते हैं? सिंस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल दे देंगे ना, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, वो अगर हमने इसको स्टेटस दे दिया ना, तो फिर कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो पाएगी। फिर इसमें जो अपॉइंटमेंट्स में डिले हुई थी उसके वैकेंसीज को फटाफट फिल कर सकते हैं। अब कभी कभी मुद्दा ये आता है जो सिलेक्शन कमेटी के मामले में ना, लीडर ऑफ ऑपरेशन की प्रॉब्लम आती है कि लोकसभा के तहत से जो लोअर हाउस है वहाँ से लीडर ऑफ ऑपरेशन का नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा एक काम करो ना कि जो भी पूरे ओवरऑल जितने भी जो लार्जेस्ट ऑपरेशन पार्टी होती है ना, उसके लीडर को ही आप लीडर ऑफ ऑपरेशन कंसिडर कर लो। एक सजेशन दिया गया है। अकाउंट ये तो मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपरेशन थे वो 2014 में थे लास्ट, उसके बाद है ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर रहे हो, आपने 68% को रिजेक्ट किया, ये मत करो भाई, कुछ दूसरा पैरामीटर निकालो कि ठीक है, आप उनको एक टाइम दे दो कि भाई इसको दोबारा से कर दिया, फिर आप एक टीम बना दो। जैसे आप लोग कभी कभी देखोगे कि बैंक्स में जब आप जाते हो तो आपको अगर कोई फर्स्ट टाइम आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक में कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो आपकी मदद कर देते हैं कि ठीक है आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो, अगर उनकी कंप्लेन नहीं हो पा रही तो आप किसी को कोई ग्रुप ऑफ टीम बैठा दो, कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा दो जो आपको बताएंगे कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या होगा, ताकि वो कंप्लेन को डिस्कार्ड ना करना पड़े। लोगों को जागरूक करो, कैंपेन्स चलाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए कि लोकपाल एक बॉडी है और वो इस तरह के करप्शन चार्जेस को हैंडल करता है। लोगों को पता चलेगा तो कंप्लेंट्स भी आएंगी और ये मैटर चलना भी स्टार्ट होगा। सिंस करप्शन का है और ये पोजीशन सारी बहुत प्राइम पोजीशंस होती है, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, ग्रुप ABCD, सारी प्राइम पोजीशंस होती है जहाँ पर एक्चुअल में सारा का सारा करप्शन हो रहा होता है। तो इसलिए इसमें पॉलिटिकल विल भी कम है, इसलिए इस पर काम नहीं हो पा रहा होता है। तो ये टॉपिक हमारा रिवाइज हो गया। टॉपिक नंबर 1.6 है हमारे पास, रेगुलेशन ऑफ द फेक न्यूज़। ये पहले आ चुका है और रिपीट हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ अपडेट हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस टॉपिक में क्या कुछ है। न्यूज़ में टॉपिक इसलिए था, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने IT के गाइडलाइंस में जो अमेंडमेंट किया गया था उनके रूल्स में, उनको रिसेंटली नोटिफाई किया था। तो 2021 वाले जो रूल्स थे ना, उसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे उसके अकॉर्डिंगली। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बदलाव किए गए थे। अब फेक न्यूज़ क्या होता है वो आपको समझाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि फेक न्यूज़ क्या होता है। गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो जो नए अमेंडमेंट रूल थे ना IT के, हमारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया था, डिजिटल मीडिया को, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स को। आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी बात क्या है। हाँ, ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। देखो, आप जब अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं पॉलिटी की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि माइनॉरिटी क्या डिफाइन है या नहीं डिफाइंड है, मार्शल लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। उसी तरीके से जब हमारे कोई एक्ट बनाए जाते हैं ना, उसमें भी किसी चीज़ की डेफिनेशन दी गई है या नहीं दी गई है। अब डिजिटल मीडिया, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप डिफाइन नहीं करोगे, जब केसेस चलते हैं ना कोर्ट में, तो लॉयर्स इन छोटे छोटे चीज़ों को बहुत टेक्निकली लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर कंपनी फॉलो ही नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ऐसी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है। तो उन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया कि किस चीज़ को वो न्यूज़ कंसिडर करेंगे, किसको करंट अफेयर कंसिडर करेंगे। एंड उन्होंने कहा कि जो भी नए रूल्स होंगे ना, इनके नए रूल्स के बारे में सभी जो इंटरमीडियरीज है, अभी फेसबुक, ट्विटर क्या ही इंटरमीडियरीज होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो सब हालांकि फेसबुक के पार्टी हैं, यूट्यूब वगैरह हो गया, ये इंटरमीडियरीज अपने यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारे नए रूल्स आए हैं। फिर उन्होंने कहा एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, नोडल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, एक 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट की साइड से और उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के साथ कौन कॉन्टैक्ट करेगा, 24/7 एक पर्सन को आप अपॉइंट कर दीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा हम लोग ना इंटरमीडिएट्स को दो तरह का बना देंगे, एक होंगे सिर्फ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स और होंगे एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। सिग्निफिकेंट मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे फेसबुक ही हो गया तो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा, और भी कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। एक फैक्ट चेकिंग की यूनिट थी, आप लोगों को पता होगा 2019 में ना PIB फैक्ट चेक आया था। तो PIB फैक्ट चेक आप गूगल पे लिखोगे, यूट्यूब पे लिखोगे, ट्विटर पे लिखोगे ना, ये एक इवन व्हाट्सएप पे भी इनका अकाउंट होता है। तो ये क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ना वेरीफाई करते हैं
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वाले, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी न्यूज़ अगर पीआईबी ने उसको फेक बता दिया है ना, तो पीआईबी ने अगर उसको फेक बताया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, इंटरमीडिएट्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप इनको प्रमोट नहीं करोगे। अगर पीआईबी ने उसको फेक बता रखा है, ये आपका काम होगा। एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत का, और ग्रीवेंस एपिलेट, अगर शिकायत वाले ऑफिसर ने आपने कुछ पर्टिकुलर अवार्ड दिया कि भाई ये मुद्दा है, मैंने ऐसे सुलझा दिया है आपकी शिकायत को, आपको लगे कि नहीं इसमें मुझे अपील करने की जरूरत है फर्दर, तो उसके लिए एक एपिलेट कमेटी भी बनाई गई है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कुछ अमेंडमेंट किए थे उन्होंने, डेफिनेशन दी थी ऑनलाइन गेमिंग, इंटरमीडिएट कौन होगा। अब इंटरमीडिएट मतलब क्या, भाई आप ऑनलाइन इंटरनेट पर जाते हो, कुछ गेम खेलते हो, हालांकि मुझे पता नहीं ऑनलाइन गेमिंग का, मैंने कभी खेले नहीं ऐसे, बट आई थिंक जो पबजी था वो भी ऑनलाइन गेमिंग में आता है, शायद उसमें भी लोग कम्युनिकेट कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ, तो वो ऑनलाइन गेमिंग होता है। उसमें जिस कंपनी ने उस ऑनलाइन गेम को एस्टैब्लिश किया ना, वो हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट। और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को डिफाइन किया कौन कौन होंगे, तो इंटरमीडिएट्स के पार्ट के ऊपर जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से उन पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को ध्यान में रखना होगा कि ये गेम वगैरह किसी तरह का नुकसान ना दे, ऑलराइट। और जहाँ पर भी मनी वगैरह पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ खास करके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि आपको खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर इंक्वायरी भी करनी है और सेटिस्फेक्शन पे काम करना है कि कोई भी ऑनलाइन गेम किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी ना, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। अब हम लोगों ने तो समझ लिया कि ये कुछ इन्होंने रूल्स वगैरह चेंज किए थे। देखो भाई, गाइडलाइंस के ऊपर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में मे बी थोड़ी कम चांसेस हैं इसके आने के, बट मेंस में इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं फेक ऑनलाइन कंटेंट की? एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ना 2019 में 486 केसेस आए थे, 2020 में अब देख लो 3 गुना केसेस बढ़ गए थे फेक न्यूज़ के, 1500 से ज़्यादा केसेस आए थे। सोशल फैब्रिक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। 2017 में वेस्ट बंगाल के अंदर ना फेक न्यूज़ के कारण कम्युनल वायलेंस हो गए थे, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। फिर मिलिटेंट्स, एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 35 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करवाया था क्योंकि वो एंटी इंडिया फेक न्यूज़ फैला रहे थे। फिर रेपुटेशन होती है, बहुत सारी कंपनीज वगैरह होती है, उनकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाए दिए जाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाए दिए जाते हैं। कभी कभी ना पॉलिटिकली पोलराइज कर देते हैं, फेक न्यूज़ फैला देंगे, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वालों ने ऐसा किया था, तो लोगों का उसमें दिमाग घूम जाता है। खासकर वो लोग जो करंट अफेयर से इतना अपडेटेड नहीं होते, उनको पता नहीं चल पाता। जैसे ही को चलता है ना कि यूनाइटेड नेशन ने भारत के नेशनल एंथम को वर्ल्ड का बेस्ट नेशनल एंथम फैलाया हुआ है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता रहता है। ऐसे लोग हैं जो आज भी उसको कंसिडर करके और उसको प्रमोट करते रहते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसको सबको लेकर के ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस तरह की फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारा इंडियन पेनल कोड है ना, उसका सेक्शन 505 है, उसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाएंगे या फिर सर्कुलेट करेंगे फेक न्यूज़ की तरह, उनको दे विल बी पनिश्ड बाय देम, तो उनको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, कोई फाइन भी देना पड़ेगा। एक दिल्ली डिक्लेरेशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, काउंटर टेररिज्म कमेटी का, उन्होंने भी इस टॉपिक पर उन्होंने भी एग्री किया था कि हाँ, साइबर स्पेस के अंदर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं। पीआईबी का जो फैक्ट चेकिंग यूनिट 2019 के अंदर ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बताता रहता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब ये तो कुछ हैं जो पॉपुलर हैं, इनके अलावा ना जाने क्या क्या है। ट्विटर एक है और एक कू करके भी है। तो ट्विटर तो मतलब एक जो पंछी होता है ना छोटा सा, उसको लेकर के हम लोगों ने ट्विटर बना दिया था, उसमें एक ब्लू कलर का बर्ड है। एक कू भी होता है, आई थिंक कोयल को लेकर के था शायद, ये इंडिया वालों ने बनाया था, ये येलो कलर का सा कुछ इसका लोगो होता है। तो ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, एलिमेंट्स करके भी हैं, बहुत सारे होते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो आज भी चलते हैं। लोगों को मीडिया के बारे में लिटरेसी नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या स्किल्स होती हैं, कैसे में रिलायबल न्यूज़ क्या है, अनरिलायबल कौन सी होती है, किसी भी बात को सच मान लेते हैं। तो थोड़ी सी आपको तो अवेयरनेस होगी तो आप समझ जाओगे, अच्छा ये कंटेंट पढ़ने लायक है, कंटेंट पढ़ने लायक नहीं है, बट हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। बहुत जगह पर जहाँ पर इन्फॉर्मेशन का कहाँ किस हद तक हम फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ कर सकते हैं कि व्यक्ति को बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए, लेकिन कितनी हद तक उसको आज़ादी देनी, किस उसके बियॉन्ड आज़ादी नहीं देनी है, इसको थोड़ा सा हमें टैकल करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है, व्हाट वी कैन डू, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, सबको हम लोग मिला करके आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, स्पेसिफिक लॉ को इनेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स, है ना, और प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ फैक्टशाला, जहाँ पर मीडिया लिटरेसी पढ़ाई जाएगी, तो जर्नलिस्ट वगैरह के द्वारा इसको बनाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच में फेक न्यूज़ में बैलेंस क्रिएट करना, कुछ बेसिक जनरल पॉइंट्स जो हम कर सकते हैं, जिनके कोशिश पे हम लोग फेक न्यूज़ को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। दीज आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, दैट शुड बी टेकन। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था फेक न्यूज़ का।
टॉपिक नंबर 1.7 है एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। न्यूज़ में इसलिए था, वैसे इस तरह के टॉपिक के ना न्यूज़ में एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बट स्टिल अगर ये न्यूज़ में है और मैगजीन में भी आया था तो हमें पढ़ना ज़रूर है, स्किप नहीं करना है। होम मिनिस्ट्री ने ना एक नोटिफिकेशन दिया था कि वो लोग एविक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सेल करेंगे एनिमी प्रॉपर्टीज़ का। इस प्रोसेस को वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा ये एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है। तो न्यूज़ में और भी बातें थी, पहले जरा उनको पढ़ते हुए, इस टॉपिक में ना ऐसा कुछ है नहीं खास, तो बस सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है उसको समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बारे में बात की जा रही है। होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आई थी, उन्होंने कहा था कि एविक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, और उसमें मदद ली जाएगी डीएम की, डीसी की। उन्होंने कहा भारत के अंदर तकरीबन 12,000 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी का टाइटल दे सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इन सबकी कीमत मिलकर बनती तकरीबन 1 लाख करोड़ की। इन 12,000 प्रॉपर्टीज़ में से जो कस्टडियन है ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, उसमें टोटल जो 12,485 थे ये पाकिस्तानी नेशनल्स को बिलोंग करती हैं, और इसमें से 126 ऐसी हैं चाइनीज सिटीजन्स को बिलोंग करती हैं। हाईएस्ट पाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, दिल्ली में। तो जो ये 12,611 एस्टेब्लिशमेंट्स थी ना, ये सारी की सारी इमूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी ने ना, इनको मोनेटाइज कर दिया गया है। ठीक है, क्या है ये 12,000 प्रॉपर्टीज़, क्यों इनको एनिमी प्रॉपर्टीज़ बोला जा रहा है, पाकिस्तानी नेशनल्स का नाम आ रहा है, यूपी के अंदर किसी पाकिस्तानी नेशनल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको समझते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट जिसको मैनेज किया जाता है एक एनिमी सब्जेक्ट के द्वारा या फिर किसी एनिमी कंपनी के द्वारा। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ वो थी जो इंडिविजुअल्स के द्वारा छोड़ दी गई थी, वो लोग जो पाकिस्तान और चाइना चले गए थे और वो भारत के सिटीजन अब नहीं हैं। लैंड हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, है ना, शेयर्स वगैरह हो सकते हैं कंपनीज में, ज्वेलरी भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल ले लिया था, चाइना वालों की 1962 में, पाकिस्तान वालों की 1965 और 71 में। उस समय हम लोगों ने इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का इस्तेमाल किया था। तो इन प्रॉपर्टीज़ को, हमारे लिए एक एक्ट है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का, उनके तहत एडमिन किया जाता है। 2017 में हम लोगों ने इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किया था हम लोगों ने, एंड हम लोगों ने बता दिया था कि जो सक्सेसर्स होते हैं ना, वो लोग जो पाकिस्तान चाइना चले गए थे ना, वो भी जो सक्सेसर वगैरह हो सकते हैं ना, वो इस पर कोई क्लेम नहीं ले सकते। वो एक व्यक्ति है, ए पर्सन था, वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके जो वंशज थे वो यहीं भारत में रह गए थे, मान लो बी और सी थे। तो बी और सी जो थे ना, वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, हमको चाहिए, नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ये हमारा जो 1968 का एक्ट था ना, उसमें हम लोगों ने 2017 में अमेंडमेंट करके ये चीज़ उसको बार कर दिया था, रोक लगा दी थी। ये जो कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है 2007 से। इसको एम्पावरमेंट मिलती वाया दिस लॉ, ये मैनेज करता है सारी की सारी इन प्रॉपर्टीज़ को। तो वो एनिमी प्रॉपर्टी जिनकी कीमत 1 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास होती है ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग भी की जाती है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास एनिमी प्रॉपर्टीज़ का। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 1.8 है न्यूज़ इन शॉर्ट का। 1.8.1 में बार काउंसिल की बात की जा रही है। पहले हम लोग यही जान लेते हैं बार काउंसिल होता क्या, फिर जानेंगे टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। तो इसको पार्लियामेंट के द्वारा हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, उसके तहत एस्टेब्लिश किया गया था। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे एडवोकेट्स वगैरह होते हैं ना, उनके कंडक्ट और एटिकेट पे काम करना, उनके राइट्स प्रिविलेजेस वगैरह को देखना। तो हर एक जो स्टेट बार काउंसिल वगैरह जो होता है ना, उसके मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल में, अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल वगैरह होते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं हमारे स्टेट बार काउंसिल के, उनको 5 साल के लिए चूज़ किया जाता है। अभी टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, इन्होंने कुछ रूल्स नोटिफाई किए थे। किसके रूल्स थे? जो फॉरेन लॉयर्स होते हैं ना, और जो फॉरेन के लॉ फर्म्स होते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो फॉरेन के, जो विदेशी लॉयर होंगे ना भारत के अंदर, वो रजिस्टर कर सकते हैं बार काउंसिल के साथ और प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन लिटिगस मैटर्स में। वो कॉन्सेप्ट सारा BCI बताएगा। एंड वो इंडियन क्लाइंट्स को इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़ पर एडवाइस भी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें कोर्ट में अपीयर करने के लिए, ट्रिब्यूनल में और बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में अपीयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस तरह के टॉपिक्स है ना, प्रीलिम्स में एग्जाम के क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सिंपल वो बोल देंगे कि क्या भारत के अंदर कोई फॉरेन लॉयर जो होता है वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्या NRI भारत के अंदर लॉ की प्रैक्टिस कर पाएगा, उस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाएंगे। इससे बेहतर उन्होंने परमिट तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस अंदर नहीं करनी कोर्ट के अंदर, बाहर आप एडवाइस वगैरह में, कंसल्टेशन में काम कर सकते हैं। उससे भारत को ना ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का, कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं इश्यूज़ को, उसका एक्सपोजर मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जुडिशियल कंफर्ट भी मिल जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, FDI भी हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों के तौर पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आधार ऑथेंटिकेशन का। UIDAI उन्होंने एक नया सिक्योरिटी मैकेनिज्म निकाला है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उसमें मतलब 2 लेयर ऑथेंटिफिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया था। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनिज्म का यूज़ किया जाएगा, इसमें फिंगरप्रिंट, इमेज, फिंगर के जो भी
मिन्यूटा वगैरह होते हैं उन सब पे काम किया जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार की जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी कि इसमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, इसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ये। UIDAI इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत। आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड गेटिंग द मोबाइल कनेक्शन और स्कूल एडमिशन। इन 3 चीज़ों के लिए आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते आप, राइट। प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी आधार के बारे में नहीं डिमांड कर सकती। दे कैन आस्क यू कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं होगा। आप अगर मना कर दो कि मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, राइट। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ना कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स के कुछ जो सिलेक्शन के नॉर्म थे कि भाई कंज्यूमर कोर्ट का प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाएगा ना, उसके जो नियम कानून होते हैं उनको थोड़ा सा ईज आउट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था इसमें। अब उन्होंने क्या किया था ना, उनकी कोशिश ये थी कि जो यंगर टैलेंट होता है ना उनको कंज्यूमर कोर्ट में लाया जाए, एंड उसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस वगैरह थे, उन सबको उन्होंने चेंज किया था। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के तौर पर एक प्रेसिडेंट जो क्वालिफाइड होगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। एंड स्टेट कमीशंस के अंदर एक प्रेसिडेंट जो कि एक हाई कोर्ट के जज के लेवल पर होगा। नेशनल कमीशन के अंदर प्रेसिडेंट जो कि हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड मतलब 50 लाख तक का मैटर होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 50 लाख से 2 करोड़ तक का कोई मैटर होगा कंज्यूमर कोर्ट का, वो स्टेट कमीशन पे जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर का मैटर होगा वो जाएगा हमारा नेशनल कमीशन पे। तो ये कंपोजिशन की बात की जाती है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। इससे पहले 1986 का एक्ट था, 2019 में हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो ये 3 टियर का एक क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म बनाया गया था, और एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हो ना अपने प्रोडक्ट की लेकर के, तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये 2-3 टॉपिक्स है हमारे न्यूज़ इन शॉर्ट के। यहाँ पर पॉलिटी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स। IR के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नंबर 2.1 है, विल टॉक अबाउट इंडिया एंड जापान रिलेशंस। और इंडिया जापान के रिलेशन की हम लोग बात इसलिए करेंगे, रिसेंटली ना इंडिया जापान का समिट हुआ था। देखो जो वर्ड समिट है मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया, समिट का मतलब दिस वर्ड इटसेल्फ मीन्स पीक, टॉप। इस तरह के समिट्स में ना जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं उन्हीं की मीटिंग्स होती हैं। हमारा रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, 1952 से हम लोगों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी थी। 2017 में हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के उसका कैसे पीसफुल यूज़ करना उस पर भी एग्रीमेंट किया था। देन 2021-22 में हम लोगों ने और भी डेवलपमेंट्स किए थे। ये चीज़ें एक्चुअली याद इतना रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी रिसेंट में ना 2 की एग्रीमेंट्स पे हम लोगों ने साइन किया था। एक तो हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन था, एंड एक था हमारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का जो लोन दिया गया 300 बिलियन का। एक बहुत बड़ा लोन है, 300 बिलियन इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। तो उसमें जो नोट्स वगैरह थे उनके एक्सचेंज के ऊपर काम किया गया था। अगर हम लोग दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया जापान का एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है 2011 का। तो बायलैटरल ट्रेड हमारा 2021-22 में $20 बिलियन तक का था, और इंडिया का 2020 में 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था। इन टॉपिक्स में ना एक चीज़ जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी वो है कि दो कंट्रीज़ के बीच में ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। ऐसा कोई डायरेक्ट पूछा नहीं गया है, लेकिन चांसेस हैं कि अब ये पूछने के, जैसे इंडिया से जापान में कुछ चीज़ें जाती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं, केमिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, नॉन मेटेलिक मिनरल वगैरह, और इंडिया इंपोर्ट करता है वहाँ से मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट भी जो हम टॉपिक करेंगे ना 2 कंट्रीज़ के बीच का, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। जापान का ना एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी है जहाँ पर वो पावर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मदद प्रोवाइड करता है। तो इंडिया उसका लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जापान इज़ द ओनली कंट्री जिसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट किया था। तो 2022 में हमारा इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम भी हुआ था जहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे बात की थी। डिफेंस के मामले में आपको पता होगा कि 2+2 के जो वो होते हैं मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होते हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स मिलते हैं। इसकी शुरुआत इंडिया ने US के साथ की थी, तो वो जापान के साथ भी होता है। 2015 में जापान की एक्सरसाइज मालाबार हुई थी, मतलब एक्सरसाइज मालाबार ना इंडिया और US की नेवी की होती है, तो उसको 2015 में जापान ने भी ज्वाइन कर लिया था मालाबार एक्सरसाइज को। चाइना को लेकर के दोनों कंट्रीज कंसर्न है।
तो जापान भी चाइना से परेशान है, इंडिया भी चाइना से परेशान है, क्योंकि इंडिया के चाइना के साथ तो अनसेटल्ड बॉर्डर इश्यूज है, वो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, लाइक बुक लिख सकते हो उसके ऊपर, इंडिया चाइना का। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और जापान ने मिलकर के सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीलिम्स में। मैरीटाइम के अंदर दोनों कंट्रीज़ ने जैसे क्वाड वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इनका पार्ट बनाए। क्वाड एग्जाम में आ चुका है पहले मेंस में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं, दोनों सेम तरीके से सोचते हैं। उसके अलावा जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ना, इंडिया और जापान ने, ये शायद पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में आगे कि एशिया अफ्रीका किस किस का था, इंडिया का था या किसका था। तो इसी ध्यान रखिएगा, इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर ना एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे बात की थी। दोनों कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके अलावा डिजिटल पार्टनरशिप है, DRR होता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, साइंस एंड टेक्निक ऑपरेशन, इन सब पे काम करते रहता है। एक ना ग्रुप 4 है, जैसे हमारा G7 है, G20 है, इस तरह से ना ग्रुप 4 भी है। तो ग्रुप 4 ये वो 4 कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। ये वो कंट्रीज़ हैं जो P5 UNSC का जो परमानेंट 5 है ना, उसमें पार्टनरशिप चाहते हैं। तो उसी में परमानेंट सीट के लिए दे आर विलिंग। अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप है ना, कुछ कंसर्न भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि हर कंट्री के रिलेशनशिप बड़े हार्मोनियस होते हैं। यस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? इकोनॉमिक पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था कि $20 बिलियन तक का था, बट क्या वो बहुत है, इनफ है? नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। अगर जापान की इंपोर्ट की बात करते हैं ना, चाइना का 24% इंपोर्ट जापान के साथ होता है और 22% एक्सपोर्ट का। इंडिया के साथ ये चीज़ बहुत कम है। ऑलराइट, ये 0.8% और 1.7% है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो, अब एक तो कारण ये भी है कि जापान और चाइना है ना टेरिटोरियल वे में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पा रही है। रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन का इन्वेजन किया था, इस चीज़ को लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बड़े डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो जापान काफ़ी स्ट्रिक्ट है रशिया को लेकर के, और इंडिया स्ट्रिक्ट नहीं है रशिया को लेकर के। तो इंडिया रशिया की बॉन्डिंग अच्छी है। देयर इज़ वन AAGC स्केप्टिसिज्म। तो 2017 में बेसिकली जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ना, उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। ये वही है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर वाला। तो इसको लेकर के था, लेकिन कि इंडिया जापान मिलकर के इस चीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे, जैसे चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया था, बट इस पर खास डेवलपमेंट हो नहीं पाई फिर। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, दोनों कंट्रीज़ का हमारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था ना इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर के, इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स को और इंक्लूड किया जा सकता है, नए मार्केट को हम लोग टैप कर सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स पे काम कर सकते हैं। अब बैरियर्स होते हैं ट्रेड के अंदर, टैरिफ बैरियर्स पैसे वाले, नॉन टैरिफ मतलब दूसरे बैरियर वाले होते हैं मल्टीपल चीज़ों के, उसको हम लोग थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। और इफ़ वी कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स, तो इंडियन प्रोडक्ट्स को और बेहतर किया जाएगा। जापानीज इन्वेस्टर्स को इंडिया में और इन्वाइट कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, तो उनको लिए हम लोग चीज़ों को सहूलियत के तौर पर, कि उनको प्रॉब्लम ना हो इंडिया में काम करने में। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के ऊपर और काम किया जा सकता है। उसमें बिजनेस इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? क्लीन एनर्जी पे वी कैन वर्क। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है ना, ये जापान का है, 2021 का। तो उसमें उन्होंने इनिशियली सपोर्ट किया था एशियन कंट्रीज़ को कि कैसे नेट जीरो एमिशन पे जाना है, और $10 बिलियन का असिस्टेंस भी दिया था। सो दिस वॉज अबाउट इंडिया एंड जापान। बहुत ईजी टॉपिक होते हैं IR के, कुछ खास नहीं होता, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली यहाँ पर, तो वो आपको याद करनी होती है। टॉपिक नंबर 2.2 है हमारा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। तो पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुई थी, और दोनों कंट्रीज़ ने अपनी कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए बात की थी। अब मैप से तो आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये कोरल सी है, दिस इज़ तस्मान सी, इंडियन ओशन यहाँ तक आता है, ऊपर इंडोनेशिया है, दिस इज़ ईस्ट तिमोर, ये रीजन ओशेनिया कहलाता है, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसी रीजन से यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि इंडिया से भी इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये क्वेश्चंस ना पहले आए थे ज्योग्राफी में बहुत सारे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर कहाँ से पास करता है। तो ये मत समझिएगा कि टॉपिक रिपीट नहीं हो सकते। UPSC 15 साल पुराने क्वेश्चन को रिपीट कर देता है PYQ से, तो उसे बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। दोनों कंट्रीज ने ट्रेड डील को लेकर के, माइग्रेशन पैक्ट को लेकर के कुछ बातचीत की थी, तो कुछ कॉपरेशन किया था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये बहुत ही पीछे का अमाउंट है, ठीक, मतलब अमाउंट कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो रैंकिंग है ना बहुत नीचे की है, तो इसको याद मत रखिएगा। जनरली इंडिया के साथ आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखेंगे, वो काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना। हाँ, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेड के बहुत सारे मैटर्स रहते हैं। तो इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में रिफाइंड पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल आर्टिकल्स जाते हैं, और इंडिया वहाँ से लेता है कोल, कॉपर ओर्स, कॉन्सेंट्रेट्स, नेचुरल गैस, फेरस, नॉन फेरस वेस्ट वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
2022 में बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने एक ECTA साइन किया था, दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड का एक एग्रीमेंट था, जहाँ पे हम लोग कुछ ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स को। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी कवर किया था, तो जब ये ECTA की बात की गई थी। रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में दोनों कंट्रीज G20 का पार्ट हैं, कॉमनवेल्थ का, इंडियन ओशन रीजन का, एशियन रीजनल फोरम का, ISA का, CDRI का, अलग अलग टॉपिक्स है सारे के सारे अपने आप में। G20 एक टॉपिक है ना, इंडियन ओशन रीजन, एशियान, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, CDRI, सब अपने आप में पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों कंट्रीज इन फॉरम्स का पार्ट हैं। और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि UN का जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया उसका पार्ट बने। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के APEC और NSG में जो पार्टनरशिप है उसमें भी सपोर्ट किया था। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2020 के अंदर 2009 से 20 तक हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी, उसको इंप्रूव करके कॉम्प्रिहेंसिव में लेके चले गए थे, एनहेंस कर दिया था। फिर दोनों कंट्रीज ने कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट के एग्रीमेंट पे भी साइन किया था 2020 में। एंड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो जापान के साथ भी होता है, US के साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है, वो भी किया था। तो अब प्रॉब्लम ये होती है ना, पैसिफिक ओशन के अंदर ना हर एक कंट्री अपना डोमिनेंस जमाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि पैसिफिक ओशन में बहुत रिसोर्सेज हैं। फ्यूचर चाइना भी चाहता है, US भी चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, जापान भी, सारी कंट्रीज पैसिफिक ओशन पे राज करना चाहती हैं। आने वाले टाइम के अंदर पैसिफिक ओशन जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक मेजर कोर टॉपिक रहने वाला है। तो चाइना की असर्टिवनेस के अलावा और भी चैलेंजेस होते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, पायरेसी, स्मगलिंग, इश्यूज चलते रहते हैं, दोनों कंट्रीज इनको फेस करते हैं। डिफेंस के मामले में दोनों कंट्रीज मिलकर के एक तो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, है ना, ऑस इंडेक्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा एक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव भी था। पीपल टू पीपल टाइज में 2021 में हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 9.76 लाख पीपल हुए थे ना। इनका ओरिजिन अगर देखते हो तो ये इंडियन ओरिजिन के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ये। और तो हमारे जो ओवरसीज बॉर्न रेजिडेंट्स है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे लिए एक्चुअली, दिस इज अबाउट द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन 2014 में हम लोगों ने साइन किया था। डिजिटल इकोनॉमी पे काम करते हैं साथ में मिलके, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे, सब पे दोनों कंट्रीज मिलके आपस में काम करते हैं। दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक को लेकर के क्या अप्रोच रहेगी। एंड इंडिया के लिए पूरा का पूरा इंडियन ओशन जो है वो एक प्रेसिडेंस लेता है, यानी कि उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन बन जाता है। फिर चाइना को लेकर के दोनों की प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर उनका ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज उनके पॉलिटिक्स में रहता है, ट्रेड में रहता है। इंडिया के साथ बात करते हैं तो इंडिया का मिलिट्री थ्रेट है चाइना के साथ, तो चाइना दोनों कंट्रीज के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट अलग अलग डायमेंशंस में। फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक US पर डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए, है ना, चाइना के ऊपर अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए। इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का कम्युनिकेशन अच्छा है, हालांकि इंडिया बहुत कम इंटीग्रेट करता है US के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के साथ। इंडिया रशिया के साथ काफ़ी मैच करता है, अभी वो भी कम हो रहा है। इंडिया अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है दोनों से ऊपर। कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो नेवल कैपेबिलिटीज़ की दोनों की अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं। और डायस्पोरा की बात करें, भारतीयों को वहाँ पर बहुत सारा रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली ना कुछ 6 या फिर 8 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की, ये शायद आज या कल की बात है, मैं ये वीडियो 22 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और आई थिंक 20-21 अप्रैल की बात है या फिर 1-2 दिन पहले की बात है। कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने ना इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म का टॉपिक था, वो क्या था, मैंने पूरी न्यूज़ तो पढ़ी नहीं थी, पर मेरे सामने से वो हेडलाइन गुजरी थी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया था। कारण आई थिंक कुछ फ्रॉड वीज़ा का कारण था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो ये डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म नहीं था, उन्होंने स्टूडेंट्स ने कुछ फ्रॉड वीज़ा किया था कुछ बच्चों ने, तो उनको डर हुआ यूनिवर्सिटीज़ को, उन्होंने सबने बैन कर दिया। विल सी हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से वो बैन हटेगा नहीं हटेगा, बट मैं आपको जो सुना तो बता रहा हूँ, तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि ऐसा भी हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है 8.5 बिलियन का, तो ये तो देखो प्रॉब्लम है ही अपने आप में। अब डेफिसिट और सरप्लस क्या होते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स है। डेफिसिट मतलब आपकी साइड से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो उनकी साइड से, और सरप्लस से मतलब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनका उस कंट्री में। दोनों के रिलेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वही प्रायोरिटाइज करो, है ना, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, ऑस्ट्रेलियन पार्टिसिपेशन को और लेके आओ डिफेंस एक्सप्लोरेशन वगैरह में, इंटरऑपरेबिलिटी को और इम्प्रूव करो। तो ये टॉपिक में ये तो कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ नया ऐसा है नहीं कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो लिखा हुआ है सामने बस वही आपको याद रखना है, कुछ बहुत डीप में नहीं जाना है इसमें, कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। ऑकस इसी के साथ कनेक्टेड न्यूज़ में है। ऑकस की फुल फॉर्म है US, UK और ऑस्ट्रेलिया। तो ये लोग एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के फ्लीट को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऑकस कर रहा है तो ये आपके प्रीलिम्स में आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा और मेंस में भी आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ऑकस तो वैसे भी एग्जाम में आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लोग 2021 में उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक अलायंस पे काम करेंगे, अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो इन्होंने एक
एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था 2021 में। अब इंडिया इसमें है नहीं, तो इन्होंने बात की थी कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को एशिया में कैसे इंप्रूव करेंगे, है ना। और यूके का, अब सिंस यूके इसका पार्ट है तो वो अपना फुटप्रिंट इंक्रीज करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर खास करके, एंड अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करना चाहता है। अब इस टॉपिक में आपको ना ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बट ट्रस्ट में आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है इंडिया और ऑकस का क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो क्वाड के साथ, ठीक है, क्वाड का क्वेश्चन आ चुका था, इंडो पैसिफिक को लेकर के 4 कंट्रीज हैं ये, तो हो सकता है कि ऑकस जो है ना क्वाड को लेकर के गेम चेंजर बन जाएगा, क्योंकि क्वाड की कैपेबिलिटीज़ को हम लोग देखते हैं तो चाइना क्वाड को अपना एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है, ऑलराइट। और फ्रांस के साथ हमारी कुछ स्ट्रेटजी कोलैबोरेशन हो सकती है ना, वी कैन हैव दिस थिंग, उनके साथ अपना ट्रस्ट हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस रीजन के अंदर अगर हम लोग ज़्यादा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंक्रीज करेंगे ना तो मुसीबत बढ़ जाएगी इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, बिकॉज एवरी कंट्री विल स्टार्ट टू पुल इन मोर रिसोर्सेज इन द सेम मैनर। चाइना का एग्रेसिवनेस इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। इफ़ यू विल बी कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज हु हैव डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो चाइना इंडिया से खफा होगा। एंड अगर हम देखते हैं तो हिमालयन रीजन का जो थ्रेट है उसको तो मिटिगेट कर ही नहीं पा रहे ना हम लोग। अगर चाइना फॉर एग्जाम्पल क्वाड ही हो गया अगर, ठीक है, तो क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, अब 4 कंट्रीज़ में एक इंडिया है अपना जो, अब वो 4 कंट्रीज, बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं अगर उनका चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम है, इंडिया की चाइना के साथ प्रॉब्लम है, तो वो कंट्रीज इंडिया की चाइना की हिमालयन रीजन की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रही है, इस पर तो कोई बात ही नहीं होती कभी। तो ये है इंडो पैसिफिक का थोड़ा सा बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं ऑकस हो सकता है कि क्वाड की वैल्यू को थोड़ा सा डिमिनिश करने की कोशिश करे, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो है सबमरीन्स को लेकर के। क्यों इस बार आपको सबमरीन्स के बारे में थोड़ा मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ के जरूर जाना, अभी इग्नोर कर देना, लेकिन इस वीडियो से या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का, ठीक है, या फिर जो PDF होगा ना इसको याद रख लेना। हुआ ये है ना, इन्होंने UPSC वालों ने आपसे एक तो जेम्स वेब वाला टेलीस्कोप पूछ लिया, ठीक है, इन्होंने क्या था वो S-400 के बारे में पूछ लिया मेंस में, और इस बार ये लोग ना सबमरीन्स पर हो सकता है पूछ लेंगे। कारण ये था 75 ईयर्स जो हो रहे हैं ना हमारे देश के अमृत महोत्सव के, उसमें इंडिया ने 6 सबमरीन्स इंडक्ट किए हैं, तो अभी आई थिंक 6th अभी इंडक्ट होनी बाकी है। तो सबमरीन का टॉपिक बार बार न्यूज़ में आ रहा है, और अभी ऑकस को लेकर के फिर ये वाला भी आ गया। तो किस किस टाइप की सबमरीन्स होती हैं इसको बहुत ज़्यादा, और इसमें जो लिखा हुआ है ना इसके बियॉन्ड मत जाना, ठीक है। इस तरह के टॉपिक के अंदर अगर 10,000 बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं ना, तो उन 10,000 में से शायद 15 या 20 ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ जिनको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसके अलावा उन बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। तो इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में किसी भी स्टूडेंट को 10 के 10,000 बच्चे, और जो लिख के भी आते हैं ना उनको भी अगर मार्क्स मिल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो 3-4 इसी रेंज में मिलते हैं नंबर, इससे ऊपर नंबर नहीं मिल पाते, क्योंकि टॉपिक बनाया इसलिए जाता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। वो नहीं चाहता UPSC का एग्जामिनर कि आपको सबमरीन की सारी डिटेल पता हो, इसको रडर बोलते हैं, इसको इंजन रूम बोलते हैं, इसको लिविंग क्वार्टर बोलते हैं, टॉर्पेडो ट्यूब, उसको पता नहीं हो सकता मालूम अंटिल अनलेस आप यहाँ पे काम कर चुके हैं। व्हाट ही वांट्स टू टेस्ट इज कि एग्जाम में द मोमेंट ये क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या तुम कुछ अपनी मेमोरी से फेच करके कुछ लिख पाओगे वहाँ पर। वो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, ऑकस ने भी अनाउंस किया था, इंडिया ने भी 6 अनाउंस किए हैं, फिर आप थोड़ा सा लिख दो कि एक डीजल पावर्ड होती है, एक न्यूक्लियर पावर्ड होती है ना। डीजल पावर थोड़ी सी स्मॉल होती है, चीप होता है उसको रन करना, न्यूक्लियर पावर थोड़ी सी बड़ी होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो इस तरह के पॉइंट चाहता है आपसे, तो तभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, रख लो बस, और इतना याद कर लेना, ठीक है। सबमरीन डीजल टाइप की भी हो सकती है या फिर न्यूक्लियर वाली भी हो सकती है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डिफरेंस होते हैं। तो ज़्यादा फिर डीजल वाले को टाइम टू टाइम पर सरफेस पे आना पड़ता है, न्यूक्लियर वाले को सरफेस पे इतना नहीं आना पड़ता। साइज़ वगैरह के बारे में लिख लिया, तो इतना ही याद रखना है, ठीक है, और इतना ही आपको लिखना होगा एग्जाम। मैं आपको सच में वो बता रहा हूँ जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में हेल्प करेगा। और सबमरीन का ध्यान रखना, चांसेस है सबमरीन क्वेश्चन आने के। प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे वो लोग ऐसे क्वेश्चंस, मेंस में जरूर पूछेंगे। प्रीलिम्स में पता है क्या पूछेंगे, वो INS के जो भी 6 सबमरीन्स हैं, हालांकि वो कवर कर ही चुके हो आप लोग हर महीने जब भी होती हैं, उनके नाम में से कोई एक नाम पूछ सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि वो सबमरीन के 6 के नाम, बाकी तो प्रीलिम्स में वो ये नहीं पूछेंगे न्यूक्लियर पावर, डीजल पावर, नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। टॉपिक नंबर 2.3 हमारा दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। तो UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर, वहाँ इन्होंने साइन किया था दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। कोई डिक्लेरेशन साइन हुआ है तो हाँ, इसमें प्रीलिम्स के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं क्वेश्चन बनने के। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है ये दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, और ये क्या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कॉन्फ्रेंस होता है। तो व्हाट इज दिस दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, DPOA। इसमें बात की गई थी कुछ नए कमिटमेंट्स की जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए होंगी। अभी लीस्ट डेवलप कंट्रीज क्या होती हैं, तो ये वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि 40% वर्ल्ड के पुअर लोग हैं,
13% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 1.3% इनका ग्लोबल जीडीपी है, लेस देन 1% ग्लोबल ट्रेड और एफडीआई होता है। तो ये वो लो इनकम कंट्रीज होती हैं जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल शॉक्स को लेकर के हाईली वल्नरेबल होती हैं। तो ऐसी करंटली वर्ल्ड में 46 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें से 33 मोस्टली अफ्रीका में है, 9 कंट्रीज़ एशिया में है, 1 कैरेबियन में और 3 पैसिफिक में है। तो एक कमेटी फॉर डेवलपमेंट है जो कि यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, वो हर 3 साल में इनको रिव्यू करती है और फिर वो अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो रिकमेंडेशन करते हैं एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी होंगी, क्राइटेरिया है कि भाई इनका ग्रोस नेशनल इनकम कितना है, ह्यूमन एसेट इंडेक्स क्या है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है। अब ये इंडेक्स के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं आपको इसको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद मत रखना, बस एक आइडिया लगा लो कि भाई इकोनॉमिक वाला होगा तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कितना है, जीडीपी, लैंड लॉकनेस, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वगैरह, पॉपुलेशन इन द लो एलिवेटेड कोस्टल जोन्स। इसको ट्रस्ट में याद मत करना, जस्ट एक बार रीड करो एंड दैट्स इट। ऐसी ह्यूमन एसेट वाले में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है इनका, स्टंटिंग मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, अडल्ट लिटरेसी रेट, इन फैक्टर्स के ऊपर ये लोग डिसाइड करते हैं और ये रिकमेंडेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 10 साल का एक प्लान है अबाउट दिस दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें वो लोग 46 इन कंट्रीज़ को दोबारा से ट्रैक पे लाना चाहते हैं ताकि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो अचीव कर सकें। तो ये इनकी कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी लेके आएंगे, है ना, साइंस इनोवेशन पे काम करेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इनका बेहतर करेंगे, फ्यूचर में कोई शॉक ना लगे उसको लेकर के और ज़्यादा रेजिलिएंट इनको बनाया जाएगा, उस पर काम होगा। तो इन सब को लेकर के बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए भी जा चुके हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सपोर्ट मेजर्स हैं, वहाँ पर इनको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में इन कंट्रीज़ को ना थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है यूएनडीपी एंड यूसीटीएडी के द्वारा। एंड उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स में इनको नेगोशिएट करने की पावर दी जाती है, उनको पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। एंड फ्यूचर में उनको और रेजिलेंट बनाने के लिए इन पर फंडिंग का काम किया जाता है। क्लाइमेट चेंज का वल्नरेबिलिटी ना हो इन कंट्रीज़ पे, उस पर भी फोकस किया जाता है। दिस वॉज अबाउट दिस दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, जिसको अडॉप्ट किया गया था इन द यूएन्स 5th कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसको याद रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारा आईआर का न्यूज़ इन शॉर्ट है, टॉपिक नंबर 2.4.1 से स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ईजी टॉपिक है लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें हमको 2 चीज़ों का डिफरेंस याद रखना होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। बट ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनके लिए अरेस्ट वारंट निकाला था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, खास करके जो यूक्रेनियन चिल्ड्रन का जो अबडक्शन एंड डिपोर्टेशन हुआ था, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हालांकि आईसीसी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के हेड को अरेस्ट वगैरह कर सके। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके तहत आप एक वॉर क्राइम के ऊपर काम करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी क्या थी, प्रिकॉशन क्या था, डिस्टिंक्शन क्या था, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दिस पार्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिफरेंट कैसे है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम स्टैट्यूट के साथ, क्योंकि ये यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन आईसीजे यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात की जाती है, लेकिन जो हमारा आईसीजे होता है यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट्स जैसे सॉवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गया, इन पे बात की जाती है। आईसीसी के अंदर इंडिविजुअल्स या तो रेटिफाइड मेंबर्स होते हैं या फिर उसके जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इंडिया, रशिया, यूएस इसके मेंबर नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना। लेकिन आईसीजे के मेंबर इंडिया है। आईसीसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करता है इंडिविजुअल्स का, और आईसीजे में 2 तरह के होते हैं। तो लीगल डिस्प्यूट होंगे जो कि एडवाइजरी ओपिनियन के लिए आएंगे, दूसरा ये इंडिविजुअल्स को जुरिस्डिक्शन पे काम नहीं करता। ऑलराइट, कंपोजिशन की बात करें तो आईसीसी के अंदर 18 जज होते हैं, ठीक है, 9 ईयर के टर्म्स के लिए, और उनको री इलेक्ट नहीं कर सकते। आईसीजी के अंदर 15 जज होते हैं जो कि 9 साल के टर्म्स पे होते हैं। दे मे बी री इलेक्टेड ऑल्सो फॉर 2 फर्दर टर्म्स। अपील, उनका एक अपील चैम्बर होता है। आईसीजी के अंदर कोई अपील का प्रोविजन नहीं होता। दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव दिस टॉपिक, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। जापान पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने एमपीआई को ज्वाइन किया है। एमपीआई क्या है, 2020 में बनाया गया था। एक सिस्टम है जहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ना, उनको लेकर के अपील की जाती है। बस इतना ही याद रखना है, इसके बियॉन्ड मत जाना, ठीक है, कि जापान ने इसको ज्वाइन कर लिया है, नहीं ज्वाइन किया है, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके काम की नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। वो यही पूछेगा कि रिसेंट ये एमपीआई जो है, ये मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन किसका पार्ट है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है या फिर ये डब्ल्यूटीओ का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, उससे डीप नहीं आएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ क्या होता है, इसको यहाँ पे मत पढ़ना, यहाँ गिवन है, इसको इग्नोर करना। हर एक इकोनॉमिक बुक में गिवन है और आपने पढ़ भी लिया होगा, इसमें पढ़ाना क्या है। इसमें आपको टॉपिक में क्या याद करना होगा ना, इन्होंने रिसेंटली ना $3 बिलियन का बेल आउट दिया था श्रीलंका को, तो ये तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और इंडिया, जापान और चाइना ने कहा था IMF को कि भाई आप प्लीज़ श्रीलंका की सपोर्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है ना IMF के लिए याद करना, जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, ये किसका पार्ट है? ये IMF का पार्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और UPSC ने हिंट दिया था कि हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे IMF पे। बाकी IMF का जो ये स्टैटिक पार्ट है, ये यहाँ पे मत पढ़ना, इसको पता है कब पढ़ना? आपका इकोनॉमी की बुक के अंदर ना आप लोगों ने वो देखा होगा, इंस्टीट्यूशंस वाला होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें कंपैरिजन होता है वर्ल्ड बैंक का और IMF का, और बाकी जो हमारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ना, MDBs होते हैं, उन सबको एक साथ पढ़ना, ठीक है? उसमें हमारा सब कुछ आएगा। जैसे हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ये ब्रिक्स का बैंक है, इसमें इसके अलावा फिर AIIB भी होता है हमारा, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी होता है, ADB भी होता है, ये बहुत सारे बैंक्स हैं। सारे के सारे बैंक्स को ना कभी भी अलग अलग मत पढ़ना, एक ही साथ पढ़ना। हालांकि मैंने पढ़ाई भी दी है आप लोगों को पहले भी जब भी आए हैं। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जब एग्जाम में आया था ना, तो फोर्टल्जा डिक्लेरेशन था इसके लिए, तभी एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि फोर्टल्जा डिक्लेरेशन किसके लिए था, तो वो इस चीज़ का था। तो अभी रिसेंटली इस वाले बैंक का प्रेसिडेंट ब्राज़ील को बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसके चाइना में है, शंघाई में। एंड 6th ब्रिक्स जो समिट हुई थी फोर्टल्जा की 2014 में, तब इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब UPSC फोर्टल्जा डिक्लेरेशन तो रिपीट नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस हैं, ऑलराइट। लेकिन कुछ और इसमें पूछ सकता है आपसे, वो ये पूछ लेगा कि क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर चाइना का शेयर सबसे ज़्यादा है? नहीं, इस यहाँ पर सबका शेयर इक्वल होता है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकता है। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी उसको सेटअप किया था। इंडिया में सिलीगुड़ी एक जगह है, वहाँ से लेकर बांग्लादेश में परबातीपुर। तो ये पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। तो जैसे रशिया और जर्मनी के बीच होती है ना नॉर्ड स्ट्रीम, उस तरीके से। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम पे भी काम तो नहीं चल रहा है। तो उसी तरीके से इंडिया ने भी कुछ क्लीन एनर्जी को लेकर के प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में काम किया था। 2019 में इंडिया ने नेपाल के साथ में साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन ओपन किया था, क्योंकि मोतीहारी से था नेपाल की जगह अमलेखगंज वहाँ पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज प्लेसेस। और मे बी UPSC कहना कि आज की इंडिया ने रिसेंटली पाइपलाइन का स्टार्ट किया था, फिर वो सारी बॉर्डर कंट्रीज़ का नाम दे देगा, चाइना, नेपाल, भूटान, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार किसके साथ किया था। तो डू रिमेंबर, इवन म्यांमार का नाम भी दे सकता है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चारों का नाम देगा। तो डू रिमेंबर कि वो बांग्लादेश के साथ किया था। इंडिया और US का रिसेंटली 5th कॉमर्शियल डायलॉग हुआ था। इसमें इंडिया ने और उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह पे साइन किया था। तो उन्होंने कहा था कि सप्लाई चेन रेजिलियंस को और बेहतर करेंगे। इसमें और कुछ मत याद करना, पता क्या याद करना, ये नाम याद करना कि इंडिया ने रिसेंटली सप्लाई चेन रेजिलियंस पे काम किया था US के साथ। तो जहाँ पर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहले कवर कर चुके हैं, आई थिंक पिछले महीने किया था, उस जनवरी में किया था, तो कर चुके हैं वाला टॉपिक हम लोग। फिर उन्होंने क्लीन एनर्जी कॉपरेशन पे बात की थी, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पे बात की थी। US के टॉपिक्स में ना आपको ये पक्का याद रखना, यू कैन नॉट स्किप दिस, क्योंकि आपके मेंस में लिखना होगा आपको। आप पिछले 5 साल के IR के मेंस के क्वेश्चन उठा के देखो, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया US के बारे में बहुत बात की है। एवरी ईयर देयर इज समथिंग यू टू मेंशन। तो इस बार लिखना कि 5th जो कॉमर्स डायलॉग हुआ था ना, इसमें प्रीलिम्स का कुछ नहीं है। उसमें इन्होंने सप्लाई चेन के बारे में बात की थी, MOU की बात की थी, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात की थी, इकोनॉमिक रिकवरी की बात की थी, और ट्रेड डायलॉग वगैरह तो कॉमन होते हैं। बट ये 3 चीज़ें आप बस नाम से याद रखिएगा, ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रीलिम्स का नहीं है इसमें कुछ भी। रायसेना डायलॉग जो होता है ना, हर साल होता है। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है वो, और ORF ना एक एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो जो लोग आप लोग जब एग्जाम क्लियर करते हो ना, जब आप लोग इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हो, तो ये अराउंड फेब के आसपास होता है, फेब-मार्च में होता है ये हर साल। रायसेना हिल्स ना वो एरिया है जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का ना सारा ये अपना प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, ये साउथ ब्लॉक है, ठीक है, सारी मिनिस्ट्रीज का जो ऑफिस है, ये एरिया को रायसेना हिल बोलते हैं। तो इस एरिया में वो लोग डायलॉग करते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मैटर्स होते हैं उन पर डिस्कशंस होते हैं। तो ये एक थिंक टैंक है ORF, ये करवाता है। अगर जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना इंडियन फॉरेन सर्विस में, इनको भी जाने का मौका मिलता है इसमें, मतलब जस्ट आफ्टर सिलेक्शन भी। जैसे अभी जब हुआ था तो पिछले साल वाला जो बैच था ना 2021 वाला, उन लोगों को भी इनवाइट मिलता है, फॉरेन सर्विस वाले जो नए आते हैं ना ऑफिसर्स, उनको। इफ़ यू विल जॉइन इट तो आपको मौका मिलेगा। हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कर रहा है अंडर द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में। एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, मतलब इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स का, इतना ही जानना है। एक रेजोल्यूशन है UN का, उसका टाइटल है 2396। नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, UPSC का भी नंबर नहीं पूछेगा, बिकॉज एवरी डे दे आर पासिंग सम और द अदर रेजोल्यूशन। तो एक कंट्रीज रिपोर्ट आई है टेररिज्म को लेकर 2021 की, US का एक ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म उनके द्वारा थी ये। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया ने 2021 से लेकर के अभी तक टेररिज्म को लेकर के ना बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। हालांकि अभी रिसेंटली आपको को पता होगा कि 22 तारीख की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन पहले कल परसों की बात है कि जम्मू के अंदर हमारे जो 5 सिपाही थे इंडियन आर्मी के, उनको कुछ टेररिस्ट वगैरह ने गाड़ी उनकी जला दी थी। तो दैट इज़ वेरी रियली शॉकिंग फॉर अस।
और इनको हमें हैंडल तो करने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को कि टेररिज्म में ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि G20 की समिट इंडिया के पास है और ये सब तरह के मैटर होना ना भी हो समिट, तो भी अगर हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर ऐसे ओपन में अटैक हो जाएगा, उनकी गाड़ी को ओपन में जला दिया जाएगा, उनको जिंदा जला दिए गए थे सोल्जर्स, इज़ वेरी पेनफुल। मतलब दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट पुलवामा जैसा जो अटैक था जिसमें 40 सोल्जर्स की जान चली गई थी, अभी उसको ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया उन टेररिस्ट ने। तो उसको ढूंढ रहे हैं, मैन हंटिंग चल रही है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली उनको ख़त्म कर देगी हमारी आर्मी। यूरोपियन फ्री ट्रेड एक एसोसिएशन जो है ना, एक बेसिकली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आइसलैंड वगैरह, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वगैरह जो हैं। तो इंडिया ने ना इसमें जो गोल्ड के ऊपर जो कंसेशन लग रहा था ना उसकी ड्यूटी को रूल आउट कर दिया था। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में ये 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, इतना पीछे की रैंक याद नहीं रखनी होती आपको कभी भी। विंडसर फ्रेमवर्क, यूके गवर्नमेंट ने एक डील की थी यूरोपियन यूनियन के साथ कि पोस्ट ब्रेक्सिट को लेकर के ट्रेड रूल्स जो होंगे, नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, ये यूके की कमिटमेंट थी कि वो लोग मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। तो ऐसे आते तो नहीं है क्वेश्चंस, बट ठीक है, एक बार नज़र रख लो। तो जो था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो याद रखनी, जापान किसका, WTO डिस्प्यूट का क्या मैटर होता है, ये ज़रूरी है। MPIA किसका पार्ट है, IMF के बारे में तो आपको यहाँ पे मत पढ़ो, अपना स्टैटिक में पढ़ता, स्टैटिक में गिवन होता है, यहाँ पे वही बातें सब लिखी हुई है, रिपीट हो रहा है। NDB ऑलरेडी गिवन होगा, IMF वाले टॉपिक के साथ ही मिलेगा आपको NDB, हालांकि हमने पढ़ ही लिया बस, ठीक है। दैट्स इट इस वीडियो के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।